मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। आई विल गिव 2 मिनट्स ताकि तब तक सब लोग कैमरा सेटअप कर दें। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, आपको ये बारे में मेरे बारे में आपको बेसिक भरत जी ने बता दिया होगा अभी। आई हैड सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 35 एंड देयर इज लिटिल बिट अबाउट मी। ये सेशन यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। लेट्स डायरेक्टली जंप टू हाउ वी शुड अप्रोच इंटरव्यू एंड उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस होती है इंटरव्यू पैनल की हमारी तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक सेटअप पता होगा आई बिलीव सभी लोगों को कि 4 बोर्ड मेंबर्स होंगे, एक चेयरपर्सन होंगे जो यूपीएससी मेंबर होते हैं, अदर 3 मेंबर्स होते हैं, उसमें से यूजुअली एक आर्मी वेटरन होते हैं और साथ में अदर 2 आईएएस रिटायर्ड आईएएस आईपीएस एंड अदर ऑफिसर्स होते हैं। तो जो हर किसी का हर मेंबर अपना यूजुअली फील्ड डिवाइडेड रखता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल मिलिट्री वेटरन आपको अक्सर साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हुए दिखेंगे, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, सिचुएशन रिएक्शन से रिलेटेड, है ना। जो बोर्ड चेयरमैन होंगे दे हैव लाइक कंप्लीट कंट्रोल, दे कैन आस्क एनीथिंग। और यूजुअली वैसे मेंबर्स भी कई बार डिसाइडेड रहते हैं कि इनको क्या पूछना है, बट देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट दैट, बट वी मस्ट नो कि व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। ओके, सो आपको आई थिंक एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री से रिलेटेड बेसिक आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ योर अपीयरेंस। ओके, कि आपको पहले किस अटायर में एंटर होना है। तो इट्स अ प्रोफेशनल इंटरव्यू, तो आप फॉर्मल इंटरव्यू है तो यू शुड अपीयर लाइक दैट, जैसे कि एक फॉर्मल ड्रेसअप होना चाहिए। फॉर्मल सूट यूजुअली लोग नेवी ब्लू, ब्लैक या ग्रे पहनते हैं, है ना। आप कोई भी कलर प्रेफर कर सकते हैं, आपके ऊपर ट्राई करके। देयर इज नथिंग कि उसमें से कोई एक ज़्यादा प्रेफरेबल है। ज़्यादातर लोग नेवी ब्लू और ब्लैक पहनते हैं, ग्रे रिलेटिवली कम लोगों ने पहना है, बट आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक सभी कलर्स इक्वली गुड होते हैं। एंड रिलेटेड टू शर्ट, यू शुड हैव अ लाइक फॉर्मल शर्ट जिसपे बहुत ज़्यादा लाइक कलर डार्क ना हो, लाइट कलर शर्ट होनी चाहिए। फॉर्मल शर्ट है लाइक ऐसा नहीं कि उसमें कोई डिज़ाइन हो या कुछ हो, प्लेन शर्ट हो। ओके, यूजुअली लोग वाइट या लाइट ब्लू कलर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर 99% मैंने सिर्फ यही 2 कलर्स देखे हैं। तो अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट यूजुअली ये कलर है तो यू कैन गो विद दैट। एंड टाई में भी बहुत लाउड एंड बहुत अलग से पैटर्न्स ना हो, छोटे पैटर्न्स चलते हैं, जैसे कि जो स्मॉल सर्कल्ड पैटर्न होते हैं, राउंड पैटर्न में रहते हैं कुछ, है ना। कुछ में थोड़े स्टार मार्क टाइप कलर होते हैं, बट उतना चलता है, बट बहुत लाउड ना हो और शर्ट से मैच करना चाहिए। यूजुअली लोग लाइट ब्लू पे ब्लू कलर का टाई पहनते हैं, रेड कलर भी हल्का रेड पहनते हैं, बट ऐसा ना हो कि आपको बहुत लाउड लगे, कलर बहुत डार्क बहुत अलग ना हो, अलग कैची ना लगे, ठीक है। एंड रिलेटेड टू शू, एक फॉर्मल शूज को कहते हैं, ऑक्सफोर्ड पैटर्न के शूज होते हैं, तो यू कैन वियर दैट। यूजुअली ब्लैक या ब्राउन पहनते हैं, जो भी आपके ड्रेस के साथ ज़्यादा चले। यूजुअली लोग ज़्यादातर ब्लैक पहन के आते हैं ऑक्सफोर्ड पैटर्न में। एंड रिलेटेड टू हेयर एंड बियर्ड, तो आपकी हेयर ट्रिम होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए, क्योंककि आपने जैसे ऑफिसर्स को देखा है उसी तरीके से आपको भी जाना है, बिकॉज यू आर एन एस्पायरिंग ऑफिसर। तो जैसे वहाँ पे बोर्ड मेंबर्स भी आपको लगभग उसी कट में मिलेंगे, तो दैट देयर इज अ स्टैंडर्ड कट जो जिसमें आपने सारे ऑफिसर्स आईएएस आईपीएस को देखा है, लगभग सेम होना चाहिए। बियर्ड मैं रिकमेंड करूँगा आप शेव करके ही जाएँ, क्लीन शेव करके। ऐसा कोई रिटन रूल नहीं है, बट आपको भी बहुत ऑड लगेगा, क्योंकि आप जिस दिन भी जाएंगे वहाँ पे जितने अराउंड 30 बच्चे होंगे उनमें से कोई भी आपको बिना शेव के नहीं मिलेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप डाउन कर सकता है वो। एंड मे बी इंटरव्यू पैनल भी पूछ ले कि आपने लाइक फॉर्मली सेव करके क्यों नहीं आए हैं आप, तो आई वुड से कि शेव करके जाएं। एंड अबाउट मुस्टैच, कुछ लोग मुस्टैच रख के देते हैं, कुछ लोग मुस्टैच भी हटा के देते हैं। मुस्टैच रखना अलाउड है, तो यू कैन ट्राई कि आप क्या करना चाहते हैं उसमें। यूजुअली लोग मुस्टैच भी हटा के जाते हैं ताकि कंप्लीटली फॉर्मल रुक रहे। मेरी आवाज़ क्लियर है या इको हो रही है? क्लियर है सर। ओके, तो आई वाज सेइंग रिगार्डिंग मुस्टैच, क्योंकि मुस्टैच को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप मुस्टैच रख के जा रहे हैं तो बहुत वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, बिल्कुल भी एकदम लाइन में होनी चाहिए, खराब नहीं दिखनी चाहिए, तो इसीलिए लोग यूजुअली मुस्टैच भी हटा कर ही जाते हैं।
Okay. And are there any female member here? Okay, ये YouTube पे अपलोड हो रहा है, तो let me just go through it also. Formal आप फीमेल मेंबर्स जो सर फीमेल हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं स्टूडेंट्स है अनुराग सर, जी, हमारे पास जो स्टूडेंट्स है ना, उसमें से नियरली 8 to 10 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी ओके जरूरी ओके ओके। तो जो फॉर्मल जो गर्ल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो ड्रेस है, उनको साड़ी या फिर फॉर्मल ड्रेस दोनों अलाउड रहता है। जैसे कि मेल ड्रेस है, चाहे तो वो वैसा ड्रेस भी पहन के जा सकते हैं, ब्लेजर एंड ट्राउजर पैंट्स एंड विद ब्लेजर, जैसे कि एक मेल कैंडिडेट पहन रहे हैं। अदर वो चाहें तो साड़ी में भी जा सकते हैं। कई कैंडिडेट्स, काफ़ी कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट साड़ी में अपीयर होती हैं, CAPF में भी एंड सिविल सर्विसेज में भी। तो फीमेल कैंडिडेट्स कैन चूज कि उन्हें जिसमें भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। रिगार्डिंग हेयर, इट शुड बी टाइड, आपको क्योंकि हेयर स्टाइल नहीं लगनी चाहिए वहाँ पे कुछ भी। जैसे कि बॉयज़ में कम्प्लीटली ट्रिम्ड हेयर होना चाहिए, शॉर्ट हेयर्स होने चाहिए, वैसे ही इनमें भी लाइक ट्रिम्ड या शॉर्ट ना हो, बट देर शुड नॉट बी एनी हेयर स्टाइल कि आप स्टाइल करके जा रहे हैं। दे शुड बी टाइड एंड एसेसरीज ना हो, कुछ भी एसेसरीज अलाउड नहीं होती इवन फॉर बॉयज। वॉच वगैरह कुछ, अंगूठी कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ पे, आपको निकालने के लिए पहले ही बोल दिया जाएगा। सेम गोज विद गर्ल्स, फीमेल कैंडिडेट्स, आपको भी कोई एसेसरीज वगैरह नहीं लगानी है। सिंपल हेयर क्लिपर्स लगा सकते हैं, बट उसमें कोई डिज़ाइन या कुछ अलग ना हो। सो दिस इज अबाउट आई थिंक ड्रेस। और एंट्री के टाइम पे यूजुअली लोग गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून डिपेंडिंग अपन आप किस टाइम किस स्लॉट में जा रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड, ग्रीट करते हैं। कुछ लोग इवन नमस्ते प्रेफर करते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आप यू कैन गो विद नमस्ते ऑल्सो, इट्स ऑल्सो फॉर्मल ग्रीटिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स गो कि इंटरव्यू पैनल आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है। I'll start with just a second. I'll start with this clarity of thought and communication, because मेरा मानना है this is most important thing जो कि इंटरव्यू पैनल देखता है and I'll give reasons for this. जब आपका इंटरव्यू अराउंड 15 to 20 मिनट्स ऑन एवरेज चलेगा, कुछ लोग अराउंड 10 भी चलते हैं, अराउंड 25 मिनट्स भी चलता है, बट यूजुअल टाइम फ्रेमवर्क 15 to 20 मिनट्स के अराउंड है। कम ज़्यादा से ऐसा नहीं है कि किसी का अच्छा हो तो कम होता है या कम हुआ है तो खराब गया है। उनको जितने देर में भी आपकी पर्सनैलिटी समझ में आ जाए, they can close the interview. Around 15-20 मिनट्स होना है। उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने थॉट्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन 15-20 मिनट्स आपको पैनल कैन नॉट नो यू कम्प्लीटली कि आप क्या क्या जानते हैं, आपकी पर्सनैलिटी 100% कैसी है। द मोस्ट दे कैन असेस आपके कम्युनिकेशन से कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, व्हाट इज योर हाउ डू यू थिंक, कि यू थिंक ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस कि आप किस प्रायोरिटी में किसी भी टॉपिक्स को एड्रेस करते हैं। ओके, तो उन्होंने कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो, कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, आपकी डेप्थ पर बेस्ड क्वेश्चन हो, तो हमेशा कम्युनिकेशन में एक प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। देयर इज आंसर दे वांट टू लिसन, इट्स नॉट एज इफ दे हैव लाइक यू कैन नॉट डेविएट फ्रॉम दैट आंसर, बट उनके पास नॉलेज इतनी होती है, दे नो व्हाट आर राइट आंसर्स फॉर एवरी क्वेश्चन। तो उनके पास पता है कि लाइक दीज थ्री कीवर्ड शुड बी मेंशन्ड इन योर आंसर। तो आपको ऐसे प्रोसीड करना है, व्हाट द इंटरव्यूअर्स, जो भी इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है, what is that they want to listen, what are the keywords that they want to listen। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ कुछ आंसर सुनने, बट दे वांट टू लिसन द कीवर्ड्स, और आप जितना जल्दी उन कीवर्ड्स पे पहुंचोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि दैट प्रेजेंट्स कि आपका क्लैरिटी कितना है, आपका नॉलेज कितना अच्छा है, और आप उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी से दिस इज नॉट अ इंटरव्यू इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ टेस्ट ऑफ नॉलेज। आप सभी के पास एक बेसिक थ्रेशोल्ड ऑफ नॉलेज है, क्योंकि आपने फर्स्ट सेकंड पेपर आप क्लियर करके आए हैं सभी लोग, बट उस नॉलेज को इंटरव्यू में 1-to-1 कम्युनिकेशन में प्रेजेंट करना इज ऑल्सो अ स्किल। तो आप सभी के पास नॉलेज है, बट आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं इंटरव्यू पैनल के सामने, दैट मैटर्स अ लॉट। और मैंने लोगों को देखा है दे आर वेरी नॉलेजेबल, जो बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है, बट इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, दैट्स द ओनली रीजन कि उनके मार्क्स डाउन जाते हैं। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि रिगार्डिंग मॉरल क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग वो भी होंगे आपसे, बट जितना फोकस कम्युनिकेशन पे और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पे होगा, तो उतना ही ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स या कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वही है। फॉर एग्जांपल दे आस्क एनी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल दे आस्क रिलेटेड वफ बिल। ओके, करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा भी आया वफ बिल, या फिर टैरिफ ट्रेड वॉर जो कि ऑनगोइंग इंटरनेशनल रिलेशन में। तो जो कीवर्ड्स होंगे उसके बारे में आपको पता होने चाहिए। अगर वो पूछ रहा है टैरिफ से रिलेटेड, तो आपको WTO पता होनी चाहिए कि WTO एजेंसी है उसकी। ओके, उनके रिलेटेड जो भी बिल, उससे रिलेटेड जो भी कन्वेंशंस हैं, एवरीथिंग
keyword associated. Okay, and then other things that they expect is leadership and decision making, because of course you will be commanding, if you will be selected, and hopefully then you will be commanding an company directly. So without leadership and decision making, quick decision making, there's like, that's the basic trait you should all have. इसका वो assessment यूजुअली SRT से, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से करते हैं लीडरशिप का, डिसीजन मेकिंग का. देयर गिव यू सिचुएशंस की SRT में, दैट सपोज you are in a Naxalite affected area and your company has been attacked, या फिर suppose you are in Manipur and there has been many calls from governor and administration कि जो भी हथियार लूटे गए थे उन्हें वापस किया जाए, बट कम्युनिटीज आर नॉट सरेंडरिंग देयर वेपन्स, तो हाउ विल यू प्रोसीड. इस टाइप की पोजीशंस जहाँ पे आप एक लीडर है, आप कंपनी कमांड कर रहे हैं, तो उस जगह पे आप क्या डिसीजन लेंगे. दिस आल्सो देयर कैन बी आल्सो क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर कंपनी, कि आप कंपनी कमांड कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों को कुछ इश्यूज हैं, है ना. अगर किसी आपके किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर का है या फिर सबऑर्डिनेट पर्सनल का कोई फैमिली इशू है, या फिर इवन दे वांट, उन्हें छुट्टी चाहिए बट आप छुट्टी सैंक्शन नहीं कर सकते, हाउ विल यू डील विद दैट. ये कॉमन क्वेश्चन है. आई थिंक ये आपको ट्रांसक्रिप्ट में भी मिलेंगे, आप टेलीग्राम पे जरूर सर्च कीजिए ट्रांसक्रिप्ट में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आप एटलीस्ट 25 to 30 SRTs प्रैक्टिस करके जाइए, तो एक आपको SOP क्रिएट कर देगा आपके माइंड में, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आपको किस प्रोसीजर के थ्रू जाना है. जब भी कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें आपके क्या फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होने चाहिए. ओके, तो अगर कभी सेशंस फ्यूचर में SRT रिलेटेड होता है तो आई विल फर्दर एक्सप्लेन कि किस टाइप के SOPs बनाए जा सकते हैं अलग अलग. एंड देन देयर विल बी एक और टाइप की सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो कि आपके इंटीग्रिटी और मॉरल कंपास को जज करेगा. इस टाइप के सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में किस वो क्वेश्चंस दे सकते हैं, जैसे कि सपोज यू आर इन अ इलेक्शन ड्यूटी और आपके सुपीरियर ऑफिसर्स आपको कहते हैं कि अलाउ द बोगस वोटिंग, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमास के क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के क्वेश्चन हो सकते हैं. वो यूजुअली पर्सनल मोरालिटी के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते, बिकॉज मोरालिटी इज वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, तो दे विल नॉट जज ऑन योर पर्सनल मोरालिटी, बट वो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे क्वेश्चन कर आपको जज करेंगे. एंड समटाइम्स अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो दैट विल गिव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट. ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको उतनी कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज हो, आपको कभी फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं जाना है इन इंटरव्यू. I think I was clear here. Yes, sir. Okay. So now next topic, next point can be emotional stability and adaptability. So it's also related to that SRT situations. या फिर इवन इन इंटरव्यू कई बार होता है कि शुरू में वो जाते ही 5-6 ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपसे नहीं बन पाते हैं. खराब किस्मत भी हो सकती है या इंटेंशनल भी हो सकता है. एंड देन दे सी कि आप कितने अच्छे से कामनेस रख सकते हैं. बहुत लोग के साथ हुआ है. फ्रेंड उनके इंटरव्यू में शुरू में वो काफ़ी नर्वस थे, एंड तो चेयरमैन ने बोला कि हैव सम वाटर. वो पानी पीते पीते उनके पैंट पे पानी गिर गया, एंड उसके बाद फिर कुछ 4-5 क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दे पाए. एंड इवन आफ्टर दैट उसके बाद फिर वो धीरे धीरे समझे, एंड ही गेव अ गुड इंटरव्यू, और उनके अराउंड 120 के अराउंड मार्क्स उनके भी थे, 115 या 120 के बीच में. तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना दे पाए या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आपकी इंटरव्यू खराब ही हो जाता है. उसके बाद आप हाउ डू यू कीप योर स्टेबिलिटी, हाउ डू यू कीप योर इमोशनल स्टेबिलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इन फोर्स दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अलॉन्ग विथ लीडरशिप. द नेक्स्ट दे ऑल्सो आस्क अबाउट कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द फोर्स. आप में से बहुत लोगों ने पहले आर्मी के SSBs दिए होंगे. दे ऑल्सो आस्क अबाउट SSB कि आप देते थे या आप सिविल सर्विस दे रहे हैं, तो दिल से कि क्या सिविल सर्विस में हो जाएगा, या आप तो आप वहाँ जाएंगे या फिर फोर्स में आएंगे, या फिर अगर आपका प्राइवेट सेक्टर में आपने जॉब की है तो वो दे विल आस्क कि आपके प्राइवेट सेक्टर में इतने अच्छे जॉब प्रोस्पेक्ट थे, या फिर आप प्रोफेशनली एकेडमिकली इतने अच्छे हैं, तो आप वाई डू यू वांट टू कम इन दिस लाइन, आप फोर्स की ज्वाइन करना चाहते हैं. तो आपका एक जेन्युइन मोटिवेशन होना चाहिए कि क्यों आप ये ज्वाइन करेंगे, और वाई आर यू अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस प्रोफाइल, दोनों चीज़ें. ठीक है, तो अब मोटिवेशन हर किसी का एक पर्सनल होगा. देयर इज अ स्टैंडर्ड आंसर जो कि सबको ही देता है, बट अगर आपका कोई इंडिविजुअल मोटिवेशन है और आप उसको वहाँ बताते हैं तो इट गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट. अगर उन्होंने पूछा, ज़रूरी नहीं है सभी से पूछे, 100% लोगों से सेम क्वेश्चन नहीं होता है, तो
दे माइट नॉट। फॉर एग्जाम्पल मुझसे रिलेटेड टू फोर्स क्वेश्चन नहीं था कोई भी, है ना, तो इट डिपेंड्स अ लॉट कि आपका इंटरव्यू किस टॉपिक पे चल रहा है, बट यू मस्ट हैव आंसर प्रिपेयर्ड। अगर आप एक्चुअली में कोई जेन्युइन मोटिवेशन है, दैट्स द बेस्ट थिंग। नहीं है तो यू शुड हैव अ स्टैंडर्ड आंसर, क्योंकि आपको वहाँ पूछा जाएगा तो देना ही है। अनदर क्वेश्चन जो इसी में है कि सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज के बीच में वो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सिविल सर्विसेज भी दे रहे हैं, कई लोग मेंशन करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, नहीं भी करते तब भी वो पूछते हैं कि आप सिविल सर्विसेज भी दे रहे हैं क्या। दे माइट टास्क, अगर उन्हें पूछना हो कि आप सिविल सर्विस और सीएपीएफ में से किसको चूज करेंगे, तो डोंट से कि कंप्लीटली मैं अगर कोई भी सिविल सर्विसेज में रैंक आ गई तो मैं तो सिविल सर्विसेज ही जाना है मुझे, है ना। इट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट कि अगर आप लाइक सीएपीएफ को या फोर्स में आप सेकेंडरी आना चाहते हो कि एज अ बैकअप रख रहे हो बस इसको, यू शुड नॉट बिहेव लाइक दैट। बट ऐसा भी नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं मेरा आईएएस में भी हो जाए, रैंक 1 भी आ जाए सिविल सर्विसेज में, तो मैं तो सिर्फ फोर्स में ही रहने वाला हूँ। यू कैन हैव एन आंसर कि अगर आपके बचपन का ड्रीम था आईएएस आईपीएस, यू कैन से दैट आई लाइक फोर्सेस, सो आईपीएस इज आल्सो यूनिफॉर्म फोर्स। अगर मेरा आईपीएस में होता है, मुझे आईपीएस मिलता है, आई विल जॉइन आईपीएस बिकॉज देयर आर मोर प्रोस्पेक्ट एंड डाइवर्सिटी फॉर लीडरशिप एंड फॉर माय इंडिविजुअल करियर एज वेल एज अपॉर्चुनिटी टू सर्व। उसमें ज़्यादा है आईपीएस में, इसलिए आई विल जॉइन आईपीएस, बट अदरवाइज आई विल रिमेन इन फोर्स। आप ऐसे पर्सनल आंसर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी माई आंसर, बट आपके अलग प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। आप चाहते हैं, हो सकता है आप आईएएस आईपीएस आईएफएस ज्वाइन करना चाहेंगे, उसके बाद आप फोर्सेज में ही रहना चाहेंगे, तो यू कैन हैव डिफरेंट आंसर्स। आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि क्यों आप उन फोर्सेज में जाएंगे बट बाकी जगह नहीं जाएंगे, और आप उन सर्विसेज में जाएंगे बट बाकी कोई सर्विस मिलेगी तो आप फोर्स में ही रहना प्रेफर करेंगे। नाउ एट लास्ट देर आर, जिस एग्जाम में आप प्रिपेयर हो रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी फोर्सेज के बारे में। तो फोर्सेस के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, मैं कुछ चीज़ें मेंशन कर देता हूँ, स्टार्टिंग विथ इस्टेब्लिशमेंट ईयर और पर्पस, कि किस पर्पस से इस्टेब्लिश हुई है और किस ईयर में हुई थी। ये दोनों चीज़ें तो आई थिंक सबको बेसिक पता रहती भी है। जो उनका मैंडेट है उससे रिलेटेड, एंड करंट में उनके डीजी कौन है, ओके। अगर कुछ स्पेशलिटी है उस फोर्स की वो, एंड हेडक्वार्टर्स वगैरह, हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग वगैरह भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन स्पेशल मैंडेट में हर फोर्सेस की कोई स्टोरी होती है सेटअप की, जैसे सीआईएसएफ की स्टोरी है रिलेटेड टू देयर वाज अ फायर इन इंडस्ट्री, उसके बाद सेटअप किया गया, या उनको एयरपोर्ट कब दिया गया, तो हाईजैक के बाद दिया गया था, एसएसबी आईटीबीपी कब सेटअप हुआ था। तो हर फोर्स की स्टोरी है, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए, देयर मैंडेट। और इसी से रिलेटेड टॉपिक है रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी, बिकॉज प्राइमरी गोल ऑफ ऑल सीएपीएफ फोर्सेज आर इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि हम आगे भी देखेंगे, जिस पर काफ़ी इंटरव्यू का काफ़ी पोर्शन बेस्ड होता भी है, ओके। So this is more or less what interview panel will be expecting. There are a little bit of more I'll communicate with you. फोकस एरिया जिस पे आपका इंटरव्यू सबसे ज़्यादा बेस्ड होने वाला है, सो पहला तो डेफ पर बेस्ड होगा। वेट अ सेकेंड ना, ओके। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, sir, you are audible. यहाँ पे लाइट चली गई थी, सॉरी, तो मुझे नेटवर्क स्विच करना पड़ा। Okay. जी, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर कि आपका इंटरव्यू ज़्यादातर किस एरियाज पर बेस्ड होंगे, ओके। तो सबसे पहला एक जो का पार्ट आता है, आई थिंक डेफ से रिलेटेड भी आपके बहुत लोग के 1-to-1 सेशंस हुए होंगे, का कुछ कैंडिडेट्स के मैंने भी लिए थे आपके ग्रुप में से, एंड सोमदत्त सर एंड भरत सर ने भी लिए होंगे। तो एक्सप्लेन किया होगा कि डेफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं एंड उन्हें कैसे कवर करना है, बट एक बार मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ जिन लोगों के लिए नहीं हुआ था, कि यू आर स्टार्टिंग विथ योर नेम, फैमिली बैकग्राउंड, उनके प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशनली कभी वर्क किए हो तो रिलेटेड टू योर वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है रिलेटेड टू साइंस बीटेक, यानी बीटेक की कोई ब्रांच है, फिर इवन बीकॉम, तो आपका एकेडमिक जो भी करियर रहा है या प्रोफेशनल करियर रहा है उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, है ना, एंड एजुकेशन,
एजुकेशन में आपने जो भी पढ़ा है, जिन स्कूल्स में पढ़ा है, जिन कॉलेजेस में पढ़ा है, उनके बारे में ये सारी चीज़ें आप पता होनी चाहिए। इनके बारे में जो फैक्चुअल नॉलेज है ये सब आपसे पूछा ही जाएगा। ओके, जो इसके बाद बचता है जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू योर हॉबीज, स्पोर्ट्स, योर अचीवमेंट्स एंड पोजीशन ऑफ लीडरशिप, ये चीज़ें आपने डेफिनेटली मेंशन की होंगी। तो हर एक वर्ड शुड बी प्रिपेयर्ड। मैंने ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जिन्होंने हॉबीज एंड सब चीज़ें भर दी हैं इस व्यू से कि इंटरव्यू पैनल को लगेगा कि बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत सारी हॉबीज है इसकी, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 2 हॉबीज भी मेंशन किया है, हो सकता है 1 की हो सकता है 5 की हो, जो वो पूछेंगे उसके बारे में आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट, ना कि ये कि आपने कितनी हॉबी लिखी है या कितनी पोजीशन ऑफ लीडरशिप या अचीवमेंट लिखी है, बिकॉज दे विल नॉट जज कि आपने पहले क्या किया है, पहले कितनी पोजीशन ऑफ लीडरशिप पे थे, पहले कितने अचीवमेंट्स हैं आपकी, उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, बट अगर आपने कभी लिखा है फॉर एग्जांपल यूथ पार्लियामेंट में अगर आप कोऑर्डिनेटर थे या फिर यू पार्टिसिपेटेड इन यूथ पार्लियामेंट, तो आपको यूथ पार्लियामेंट के बारे में सब पता होना चाहिए, पार्लियामेंट से रिलेटेड सब पता होना चाहिए। ओके, तो समवन इज मेंशनिंग क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो उससे रिलेटेड आपको उस स्पोर्ट्स के सारे रूल्स, इक्विपमेंट, करंट जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड में और इंडिया में, है ना, उस स्पोर्ट्स की क्या सिचुएशन है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, इंडिया में अच्छा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, या फिर अगर वो स्पोर्ट्स अच्छा नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल फुटबॉल अगर लिखा है तो यू शुड नो कि इंडिया में फुटबॉल में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड देन देयर इज ऑल्सो कि आप उन चीज़ों से क्या सीखे हैं, जैसे कि आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस होगा, जो हॉबीज़ होंगी और जो आपकी पोजीशन ऑफ लीडरशिप और स्पोर्ट्स होगा, इन सभी से आपने क्या लर्निंग्स ली हैं लाइफ में, आपको ये भी प्रेजेंट करते आना चाहिए। यू शुड हैव लाइक अ फ्रेमवर्क कि आपने क्या क्या सीखा है। यूजुअली हर किसी ने बहुत कुछ सीखा होता है, बट अगर आपके माइंड में कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं है, दे विल आस्क क्वेश्चन और यू विल गो ब्लैंक। तो ऐसा ना हो। अगर कभी ऐसा आता है यू हैव सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि हो गई, तो यू कैन आस्क कैन आई हैव सम टाइम, कैन आई थिंक फॉर अ फ्यू सेकंड्स। तो आप उनसे परमिशन लेके थोड़ा सोच कर आंसर दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास फ्रेमवर्क तैयार है ऑलरेडी कि किस टाइप की लर्निंग्स आपने ली है हर चीज़ों से, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी और काफ़ी कॉन्फिडेंस से आप जवाब दे पाएंगे। तो जो फर्स्ट है पर्सनल बैकग्राउंड एंड डेफ रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स। अब इंटरव्यू डेफ पर बेस्ड होगा या करंट अफेयर्स, ये नोबडी कैन डिटरमाइन। कुछ बोर्ड्स होते हैं जो कि डेफ से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, 50% 60% क्वेश्चंस डेफ से आते हैं, बट वही कुछ बोर्ड्स हैं जो कि लाइक 10-20% या 2-4 क्वेश्चन बस डेफ से पूछेंगे, एंड दे आस्क सम करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड दे ऑलरेडी हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि वो कैंडिडेट से पूछने वाले हैं। तो यू कैन नेवर नो कि आपको कौन सा बोर्ड मिला है और वो क्या पूछ रहा है, कैसे पूछेगा। ऑफ कोर्स यू कैन कंटिन्यू रीडिंग ट्रांसक्रिप्ट जब आप लोग का इंटरव्यू स्टार्ट होगा फर्स्ट फेज का, तो यू कैन कीप रिकॉर्ड ट्रैकिंग ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट जो कि कैंडिडेट्स डालेंगे, तो इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हर बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटजी, उतना टाइम नहीं होता है, हर किसी को और भी एग्जाम्स होंगे, आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट का भी पढ़ना ही होगा आपको, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करना है। बट यू शुड हैव आइडिया कि हर बोर्ड अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है, और वहाँ पे आपको लाइक एकदम से आश्चर्यचकित ना हो जाए, आपको ऐसे ना लगे कि ये कौन से क्वेश्चंस हैं, मैं तो डेफ प्रिपेयर करके आया हूँ, करंट अफेयर पे चल रहा है, या फिर डेफ में इतना डिटेल्ड क्वेश्चन तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो ट्रांसक्रिप्ट कवर करते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट ईयर के भी ट्रांसक्रिप्ट आप लोग ने कवर किए होंगे। इन करंट अफेयर्स तो 2 टाइप के यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 2 नहीं, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट तो इंटरनेशनल रिलेशंस ही है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। उसमें भी अराउंड 60-70-80% तक वेटेज होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो और आज के टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशंस है भी, IR काफ़ी न्यूज़ में है भी, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं यूएस में। तो टैरिफ वॉर हो या यूक्रेन का इशू हो, चाइना का हो, ताइवान का हो, गाजा का हो, है ना, इंडियन ओशियन या पैसिफिक रिलेटेड है जितनी भी चीज़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, काफ़ी इसमें एक्सटेंसिवली कवर करनी पड़ेंगी, बिकॉज दे कैन आस्क, ज़रूरी नहीं आपका बैकग्राउंड IR का है या पॉलिटिकल साइंस से है तभी वो पूछेंगे। उन्होंने हर कैंडिडेट से पूछा है, टेक्निकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट से भी IR की न्यूज़ पूछी हुई है बहुत सारी। तो एवरीबडी शुड प्रिपेयर इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी सीरियसली। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर तो कवर करना ही है, न्यूज़पेपर में हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस, एक वर्ल्ड पेज का सेक्शन आता है, वो कवर करते रहिए। जो भी टॉपिक आपको नहीं बनता है उसके बारे में सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, थोड़े स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आई एम नॉट डिमीनिंग, बट बहुत मतलब मैंने इंटरव्यू में देखा है, कंडक्टेड फ्यू मॉक्स, मोस्ट ऑफ मतलब कैंडिडेट्स आर जस्ट सर्चिंग ऑन यूट्यूब कि प्रशांत धवन के वीडियो से देख लिया। सो
ट्राई टू, प्रशांत धवन डिफरेंट आर्टिकल्स के कंपाइलेशन बता सकते हैं, बट ही इज नॉट एन स्कॉलर. ट्राई टू स्टडी फ्रॉम सम स्कॉलर्स ऑल्सो, क्योंकि इंटरव्यू में एक डेप्थ होनी चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग में, है ना. आप प्रिंट देख सकते हैं, ORF देख सकते हैं, और के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं. अगर आपको IR में इतना इंटरेस्ट नहीं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो प्रिंट के बाद कोई भी वीडियो है आप किसी टॉपिक पे, वो काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन रहते हैं, कट द क्लटर शेखर गुप्ता का, आप उसे कवर कर लीजिए. आप उसके अलावा एक भारत शक्ति डिफेंस रिलेटेड में भारत शक्ति है, एंड IR में SNG स्ट्रेट न्यूज़ ग्लोबल एक यूट्यूब चैनल है, इनसे देख सकते हैं. इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को भी कवर कर सकते हैं साथ में. बाकी न्यूज़पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना. तो इनसे कवर करते रहिए, हर टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ऐसा ना हो कि इफ दे आस्क, कई बार वो ये भी पूछते हैं कि करंट अभी आप क्या पढ़ न्यूज़ में, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने क्या पढ़ा है रिसेंटली, और उससे वो क्वेश्चन पूछेंगे. और IR में स्पेशली तो जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का न्यूज़पेपर भी आपको देखना चाहिए, उस दिन का, उसके पिछले दिन का, क्योंकि बहुत बार हुआ ऐसा कि उस दिन फॉर एग्जांपल कहीं इलेक्शन था फॉरेन कंट्री में, वो इलेक्शन की न्यूज़ पूछ लेंगे, उसका बैकग्राउंड पूछ लेंगे. तो लास्ट 2-3 डेज में भी क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, स्पेशली IR और करंट अफेयर्स के वो. तो आपके इंटरव्यू जब चलते रहेंगे, आपके इंटरव्यू के डेट के टाइम पे आपको न्यूज़पेपर पढ़ के जाना है. ओके. देन देयर इज नेक्स्ट इज सिचुएशनल क्वेश्चन, जिसको SRT भी बोलते हैं. SRT मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 टाइप से कैटेगराइज किया था. 2 टाइप के SRT होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया. एक होता है कि रिलेटेड टू टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक बैटल, कि जैसे बताया कि आप CRPF में हैं या फिर आप किसी भी फोर्स में, आपकी फोर्स पे मिलिटेंट या फिर नक्सल अटैक हुआ है, तो आप कैसे करेंगे. या फिर आप मणिपुर पे पोस्टेड है, या फिर किसी भी सेंसिटिव एरिया में, किसी राइट प्रोन एरिया में पोस्टेड है, तो आप वो सिचुएशन जो है जो टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक होती है, तो एक टाइप के क्वेश्चन वो होगा. एंड सेकेंड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमास से रिलेटेड ना. तो जिसमें मैंने आपको बोगस वोटिंग का एग्जांपल दिया, या आपका सीनियर आपको कोई ऐसे काम करने के लिए बोल रहा है विच इज अगेंस्ट योर मैंडेट, या फिर अगेंस्ट योर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. तो उन सिचुएशंस को कैसे टैकल करेंगे, हाउ विल यू फाइंड, अगर आपके सीनियर्स से आप खुश नहीं, आपके सीनियर्स ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको लगता है कि इज नॉट राइट, या हिज इंटेंशंस आर मैलाइंड, तो आप क्या करेंगे. अब इसमें आउटराइटली ये नहीं करना है कि आप सीनियर्स के अगेंस्ट कंप्लेन कर देंगे. यू शुड ऑलवेज फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, बट दैट मिडिल ग्राउंड शुड नॉट ब्रीच कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपके लिए अनटचेबल होनी चाहिए, कि वो ब्रेक नहीं होगी. ओके. तो 2 टाइप के सिचुएशन SRT के क्वेश्चंस भी बता दिए मैंने. अब इन दोनों के लिए आपको अलग अलग फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल वाले क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या SOP है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा वाले क्वेश्चन है तो क्या SOP है. आपका इंडिविजुअल, ऐसा कोई आपको SOP रिटर्न नहीं मिलेगा कहीं पर भी, बट आप जितने आप अलग अलग क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ट्रांसक्रिप्ट में, उस पर सोचेंगे तो यू कैन फ्रेम योर ओन SOP. और हर किसी का डिफरेंट SOP होता है, हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि स्टैंडर्ड मतलब वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, आपका इंडिविजुअल भी स्टैंडर्ड हो सकता है. एंड देन एट लास्ट इसके बारे में पहले भी बताया था, फोर्स अवेयरनेस, रोल ऑफ CPF, जितने भी CPF की फोर्सेज हैं, कौन कौन सी फोर्सेज है, कैसे सेटअप हुई, क्या स्टोरी थी, एंड एवरीथिंग, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं. एंड देयर इज अ ड्रेस कोड एंड रिलेटेड थिंग्स, है ना. एंड ओके, सो दिस इज आई थिंक लास्ट स्लाइड, डूज एंड डोंट्स. पहला तो बी कंसाइज एंड ट्रुथफुल. कंसाइज रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बताया, जो थॉट प्रोसेस पर मैंने कहा था कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके आंसर में. दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास 4 पॉइंट बोलने के लिए, एंड इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रक्चर कि उन 4 पॉइंट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, किस प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रेजेंट करना है, देन वो आपके 4 पॉइंट जो शायद 50 सेकंड्स में बोल देते हैं आप, वो बताने के लिए आपको 2 मिनट लग जाएगा. और जितना ज़्यादा आप टाइम लोगे उनसे इंटरव्यू से, क्योंकि उनके पास 15 मिनट्स या 15 to 20 मिनट्स ही है, उतना कम डिस्कशन होगा. जितना कम डिस्कशन होगा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को वो उतना कम जान पाएंगे. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी कंसाइज. उनका भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज वो 4 इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, तो दे ऑलवेज नो कि एक्चुअल आंसर क्या है इसका, और आप कितना सच बोल रहे हो, आपको कितना पता है. नेवर कि आप कभी ये नहीं कीजिएगा कि आंसर नहीं पता है आपको कुछ भी आंसर कर रहे हैं. कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं थिंक लाइक दिस, कि सामने वाले को कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी बता दो. तो इतना फेक कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, है ना. दे ऑलवेज नो, आप कोई भी टॉपिक होगा, 4 बोर्ड मेंबर है, किसी ना किसी को आपका हॉबी के बारे में भी पता ही होगा. ठीक है. आप पर्सनल लाइफ के बारे में ऑफ कोर्स एक लिमिटेड चीज़ें कंसील कर सकते हैं, अगर आप नहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन शॉर्ट टाइम में, या फिर शायद वो नहीं समझे. बट कभी भी
किसी क्वेश्चन, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप गलत आंसर दें. इफ यू डोंट नो, बी हम्बल एंड से सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई विल ट्राई टू लर्न, आई विल ट्राई टू रीड अबाउट इट आफ्टर इंटरव्यू, है ना. आप चाहे तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि आई एम नॉट अवेयर, अगर आप बताना चाहें कुछ तो उनसे भी पूछ सकते हैं आप. इवन दे समटाइम्स आस्क इन इंटरव्यू कि आप कुछ पूछना चाहे पैनल से, तो उन्होंने मुझसे भी पूछा था इवन इन माय इंटरव्यू, दे आस्क कि आप कुछ पैनल से पूछना चाहते हैं क्या. सो नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मल लैंग्वेज. लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्मेलिटी की इशू आता है. कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी में देने पे मार्क्स कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है. बट प्रॉब्लम क्या होती है, हमें हिंदी, फॉर्मल हिंदी की आदत नहीं है. अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो हम जैसे घर पे हिंदी यूज करते हैं वैसे हिंदी पे आ जाते हैं. तो ऐसा नहीं कि कलिष्ठ लैंग्वेज यूज करनी है, बहुत डिफिकल्ट हिंदी यूज नहीं करनी है वहाँ पे. बट अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो अभी मैं हिंदी के लिए बता रहा हूँ फॉर्मल लैंग्वेज कैसे करना है. तो अगर हिंदी में देना चाहते हैं इंटरव्यू, तो आप RS TV के पुराने, या अभी भी संसद टीवी में बदल चुका है जो, तो पहले RS TV LS TV अलग हुआ करता था, या DD न्यूज. तो DD न्यूज के हिंदी प्रोग्राम या पुराने RS TV के हिंदी प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे सर्च करके ओपन कीजिएगा न्यूज चैनल के. उनके एंकर की जो लैंग्वेजेस होती है, वो दैट इज द बेस्ट लैंग्वेज जो कि हिंदी में कही जा सकती है डे टू डे यूज के लिए, है ना. तो इन केस अगर आप में से कोई भी हिंदी में देना चाहता है, तो रेफर टू DD न्यूज एंड RS TV, और उनकी हिंदी ब्रॉडकास्ट को आप सुन के जाइएगा. उस टाइप की लैंग्वेज, उस फॉर्मेलिटी के साथ रखनी है. इन इंग्लिश ऑल्सो कई बार वो काफ़ी ज़्यादा लाइक फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, क्योंकि मोस्ट कैंडिडेट का फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू रहता है, और इतना बड़ा इंटरव्यू है, इट्स नेचुरल टू बी नर्वस. हर कोई नर्वस होता है. तो दे ट्राई कि आप नर्वस ना हो, आप कंफर्टेबल हो जाए. बट इस कंफर्टेबल करने के प्रोसेस में कई बार कैंडिडेट को लगता है, वो भूल जाता है कि ही और शी इज स्टिल इन अ फॉर्मल सेटअप. एंड कंफर्टेबल होने का मतलब ये ऐसे ओवर फ्रेंडली होना नहीं है ना. तो आपको हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है. दे आर सो मच सीनियर फ्रॉम अस. तो हमेशा अपनी लैंग्वेज की वो फॉर्मेलिटी मेंटेन कीजिए, हम्बलनेस भी मेंटेन कीजिए. ऑलवेज यूज सर. कई बार लोग सर लगाना भूल जाते हैं, या डायरेक्शन दे देते हैं कि आई वांट सम टाइम टू थिंक. जैसे मैंने कहा था ना कि अगर कुछ लोग, अगर आपको आंसर नहीं पता, यू कैन आस्क फॉर सम टाइम. तो कैन आई हैव अ मिनट, या कैन आई हैव सम सेकंड्स सर प्लीज. ये बोलने की जगह कई लोग बोलते हैं आई वांट टू थिंक मोर. तो इस टाइप की लैंग्वेजेस यूज नहीं करनी है आपको. फॉर्मल रखना है, हम्बल रखना है अपनी लैंग्वेज को. देन रिलेटेड टू ये CPF रोल एंड करंट अफेयर्स, तो देन इट्स नॉर्मल. अब PPT तो मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ. PPT तो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा ये वीडियो साथ में. एंड डोंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट कि आर्ग्यू नहीं करना है पहले से, क्योंकि जितने भी लोगों को बिलो एवरेज, लाइक बिलो काफ़ी कम मार्क्स मिल रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मेन इश्यू होता है ईगो का, ईगो क्लैश का. कभी भी वहाँ ईगो से, मतलब आपको ईगो नहीं दिखाना है. ईगो तो वैसे कहीं भी नहीं दिखाना चाहिए, रखना भी नहीं चाहिए उतना. बट अगर है भी थोड़ा, तो बट ट्राई कि पेरेंट के सामने आप कभी भी प्रेजेंट ना करो. पेरेंट के सामने हम्बल रहो, और उनके सामने कुछ ऐसे बातें ना करो कि जो ईगो आपका प्रेजेंट करे, ना. कुछ लोग बहस करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, मैं ही सही बोल रहा हूँ, सामने वाला तो गलत ही है. इवन अगर आपको लगता है कि आप सही हैं और सामने वाला गलत है, तो से कि सर, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, दिस इज व्हाट आई कैन रिकॉल, बट आई इफ यू आर सेइंग सो, आई विल श्योरली गो एंड चेक कि एक्चुअल में क्या था, मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है आगे इसके, है ना. तो डोंट से कि आप गलत है. अगर कई बार वो पुश भी करते हैं, कई बार आप सही भी होते हैं, तभी वो पुश करते हैं कि नहीं आप गलत हो, गलत हो. तो से दिस एकदम क्लियर, मतलब सेफ साइड है. आप इसमें ना ही उनको गलत बोल रहे हो, और अपने आप स्टैंड भी मेंटेन कर रहे हो कि मुझे तो ये याद आ रहा है, बाकी आप सही बोल रहे होंगे, तो आई विल से गो एंड सर्च. देन फेक आंसर्स एंड ओवरऑल जार्गन. ओके, इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आपके प्रेजुडिस नहीं कहीं भी होने चाहिए. हर पर्सन के प्रेजुडिस होते हैं कुछ, बट कभी भी प्रेजेंट तो नहीं करना है. होने तो नहीं चाहिए, बट एवरी ह्यूमन बीइंग हैव सम प्रेजुडिसेस. तो कोई भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इससे रिलेटेड बायस कभी भी नहीं वहाँ पर प्रेजेंट करना है ना. इसके लिए स्पेशली ध्यान रखना है. होना भी नहीं चाहिए. वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए लॉन्ग टर्म पे आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बिल्ड करें कि किसी भी बेसिस पे इन चीज़ों पे आपका कोई भी प्रेजुडिस ना हो, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट, कास्ट के अगेंस्ट, या फीमेल के अगेंस्ट. वो आप फीमेल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं कई बार, पैट्रियार्की रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि पता चले व्हाट अ पर्सन थिंक अबाउट दिस टॉपिक्स. यूजुअली वो कास्ट से रिलेटेड कभी भी बात नहीं करेंगे, तो उस पर आप कंफर्टेबल रह सकते हैं. कास्ट इज अ सेंसिटिव टॉपिक, तो वो यूजुअली अवॉइड करते हैं पैनल भी. ओके, सो नाउ आपको आपको इंटरव्यू के लिए, लाइक देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शन.
तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। दे विल इन इंटरव्यू दे विल हैव अ कन्वर्सेशन। आपको उस इंटरव्यू को कन्वर्सेशन की तरह ही देखना है और वो भी उसको वैसे ही देखेंगे। एक कन्वर्सेशन है 15 to 20 मिनट्स का, जहाँ वो आपको जानने की कोशिश करेंगे। इट्स नॉट लाइक अ टेस्ट, बट यू शुड ऑल्सो फील इट लाइक अ कन्वर्सेशन। आप जितना वैसा सोचेंगे आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर बेस्ट पर्सनैलिटी इन दैट कन्वर्सेशन। सो दैट्स ऑल जो कि आपको इंटरव्यू के बारे में सोचना चाहिए। एंड आई थिंक इंटरव्यू के बेसिक फ्रेमवर्क में तो इतना ही मैं कवर करना चाहूँगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वी विल प्रोसीड विद क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। जी हर्षित बताइए। यस सर, आई एम आदित्य। सर ये मेरा थर्ड इंटरव्यू होगा सीएपी में। ओके। बोलिए सर। तो मुझे सर ये डिलेमा, लाइक सर समटाइम टू ऑप्शंस आर गिवन, लाइक सर आई सॉ योर मॉक इंटरव्यू in which you had given two options, like which one is a serious problem, is it communalism or is it casteism? So sir, in that scenario what could be our best approach, like choosing one or trying to balance both, that sir both are serious trouble? देखो, if you can find a reasoning कि that something is more serious than other, तब आप वो सिचुएशन दीजिए। अगर आपको तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है, you can go with balancing कि आप ज़्यादा बैलेंस करके चले ना। वो यूजुअली देखिए, जैसा क्वेश्चन मुझे मॉक में पूछा था, यूजुअली वैसे क्वेश्चन उतने नहीं पूछे गए, मतलब मेन इंटरव्यू में मैंने नहीं देखे उतने क्वेश्चंस ऐसे। बट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दैट्स आउट ऑफ लाइक वो ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में कभी नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। बैलेंस देखिए, अगर स्टार्क डिफरेंस है, जैसे कि मान लीजिए पैट्रियार्की है और कोई ट्रिवियल इशू है, अगर इतना डिफरेंस दिख रहा है तो आप हमेशा अपनी रीजनिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से सोसाइटी की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैट्रियार्की रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो कि 50% ऑफ पॉपुलेशन को वो इफेक्ट करती है, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत जनरेशन से, इवन स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन से वो प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते तो आप कह भी सकते हैं दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मी, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फॉर मी, फॉर सोसाइटी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100% आप आंसर दें। अगर आपको नहीं मिला तो आप लाइक बीच का रास्ता चुन सकते हैं। मैं उस इंटरव्यू में मेरा वो आंसर उतने सही नहीं थे, जैसे वहाँ पे मुझे भी लाइक मिडिल वे ही चुनना चाहिए था। तो मॉक वो भी मेरा फर्स्ट मॉक था, तो मॉक्स आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट। ओके, यस सर। वहाँ पे लाइक सर, जैसे कि मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन सर, तो मुझे वहाँ पे लगा था अगर मुझसे पूछा जाता सर मैं कम्युनलिज्म चुनता, बिकॉज मेरा ये रहता है कि सर सीइंग इन द प्रेजेंट सिनेरियो टू मच हेट स्पीचेस आर गोइंग ऑन सर, कम्युनलिज्म से इंटीग्रिटी एंड डिवीजन पे बहुत फर्क पड़ रहा है, तो सर काइंड ऑफ मेरा आंसर उसके अराउंड रिवॉल्व होता। देखो, ऐसा नहीं है कि उनमें दोनों में से कोई कम या बड़ी प्रॉब्लम, कोई कम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, दोनों ही बहुत बिग प्रॉब्लम्स है। तो आपकी अगर रीजनिंग है तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये था कि कास्टिज्म लाइक एज फार एज आई कैन रिकॉल, मैं तो बहुत टाइम से देखा नहीं इंटरव्यू, पर शायद मेरा रीजनिंग हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेवली, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनग्रेव्ड है अपनी सोसाइटी में कास्टिज्म, इसीलिए मैंने उसको प्रेजेंट किया था। तो आई हैव माय ओन रीजन, मैंने वो रीजन के साथ प्रेजेंट किया, तो आप अपने रीजन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। वो यूजुअली ऐसे जब भी कोई चॉइस वाला क्वेश्चन देंगे तो अपना रीजनिंग रख के साथ आप कोई भी चॉइस रखो, हो सकता है वो काउंटर करे, तो आपके पास रीजन है तो आप उसके साथ स्टिक करो। ओके सर, एक और मेरा डाउट ये है, लाइक सर इफ मैंने कम्युनलिज्म चुन लिया तो सर मुझे कभी ये डाउट लगता है कि कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा कि आई एम अ कम्युनल गाय, दैट्स पे मुझे बड़ा दिख रहा है। नहीं, कम्युनल गाय होते तो आपको थोड़ी लगता कि कम्युनल की प्रॉब्लम है ये, फिर तो आपको लगता कि ये कम्युनलिज्म प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि उनको लगे कि आप कम्युनल गाय पर्सन हो, तो वो कभी ये कम्युनल को प्रॉब्लम नहीं बताएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप चुन सकते हो, रीजन होना चाहिए, बट हाँ उसमें ऐसा नहीं हो कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे कि गवर्नमेंट ये चीजें फैला रही है। उसमें गवर्नमेंट को नहीं लाना है अपने हाथों से, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना। ओके सर। उसको सोसाइटी का इशू रखना है। अगर गवर्नमेंट के बारे में नहीं पूछा तो गवर्नमेंट की बुराई बिना पूछे नहीं करनी है। जब टॉपिक इशू रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड बात होगी, एजुकेशन रिलेटेड बात होगी, तब ऑफ कोर्स आप क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट को, मतलब रख सकते हो कि हाँ इतना जीडीपी का इतना % खर्च करना चाहिए इस सेक्टर पे, बट नहीं हो पा रहा है रिलेटेड चीजें, बट पार्टी न्यूट्रल होके गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज। अब जैसे कम्युनल पे आप अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे तो आप स्पेसिफिक पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी ना कि आप दोनों में से जो भी चूज करो। ओके, यस सर। ओके, थैंक यू आदित्य। नेक्स्ट हर्षित। Sir, if you could please mention the sources, the YouTube channels you mentioned. Regarding international relations.
Yes, sir. International also the SNG channel. I guess it was not clear which channel you were referring to for the Strat internal News Global security SNG, issues. ना इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, Okay, वो sir. डिफेंस Strat पे News. भारत शक्ति बोला था मैंने। आजकल शायद वो Okay, ज्यादा sir. एक्टिव नहीं है। तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मेनली आप रेफर कर सकते हैं, एसएनजी है, स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल मेनली, और एक प्रिंट Okay, sir. प्रिंट है द प्रिंट, उसमें कटक लेटर आता है, शेखर गुप्ता जर्नलिस्ट है उनका। साथ में डिफेंस के लिए Yes, sir. स्नेहल Sure. सेलेक्स लिए प्रिंट के ही है ये भी, और स्वाति डॉक्टर स्वाति है, तो वो भी वोलेंट ऑफ जो एक यूट्यूब चैनल है उस पर भी आती थी, और अभी प्रिंट की एसोसिएट जर्नलिस्ट है वो, उस पर भी उनके वीडियोज आते हैं, तो इनको रेफर कर सकते हैं। दे आर प्रोफेशनल्स जो कि जिनके स्कॉलरली ओपिनियन आप कोट भी कर सकते हैं इवन इन इंटरव्यू। और बाकी न्यूज़पेपर पे तो आप कवर करते हैं, Okay, तो sir. न्यूज़पेपर में जितने भी ऑथर्स हैं, हर्ष विपन, सी राजा मोहन, उनको तो उनके बारे में आई थिंक पता ही होगा। अनुराग सर, आपका हाँ जी, sir. कैमरा ऑफ Sir, है, also, सॉरी जरा एक बार हाँ सर, ये लाइव चली गई थी। स्क्रीन हाँ शेयर करके हम हाँ स्क्रीन करते हैं ना, तो शेयर करना हाँ, पड़ता है। ओके ओके ओके, अभी विजिबल है? यस यस। sir, also लाइव like चली गई थी, the इसलिए question कैमरा of ऑफ करना पड़ा। CAPF over CSE. Sir, am I audible? हाँ हर्ष, Sir, sorry to interrupt you. Sir, my question was the question of like CAPF over CSE. Can we integrate both the exams are being conducted by UPSC, and like civil services also offer various services, and it is just also like CAPF is also a service which is being offered. So like we should not differentiate among both of them. They both are the same only. It's just that CSC is offering various services, and here only 5 courses are being offered, but both the exams are on the same pattern, and like we should not differentiate them. They both are on the same level only. हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बट आपको क्वेश्चन डाउट क्या है? मैं समझा नहीं इसमें, मतलब आप जो प्रेजेंट कर रहे हो Sir, उसमें I कोई was प्रॉब्लम asking कि नहीं ये वाला है। like हाँ सर, ये प्रेजेंटेशन ही सही है ना? मतलब ये थोड़ा वैसा तो लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक और बहुत सोचा समझा ही आंसर दिया जा रहा है एकदम। देखिए, अगर आपसे पूछ रहे हैं वो कि what will you choose between, if you suppose you are selected in force and then in later attempt you are also selected in civil services, what will you choose? तो अब यहाँ पे आप ये आंसर नहीं देना चाहिए, then it's a diplomatic answer only, क्योंकि वो आपसे स्पेसिफिक पूछ रहे हैं दो चॉइसेस के बीच में आप क्या चुनोगे, है ना? तो ऐसे में आपको you have to tell कि आप Also, क्या sir, चुनोगे, my क्यों चुनोगे, उसका एक क्या था। अगर वो पूछ रहे हैं कि सिविल सर्विसेज भी देना चाहते हो, तो आप सिविल सर्विस में क्यों जाना चाहते हो, या सिविल सर्विस दे रहे हो तो सीपीएफ में क्यों आना चाहते हो, देन यू कैन गिव दिस आंसर। okay, sir. Sir, my order of preferences, I have only preferred CISF and SSD. I have not filled up CRPF, Okay. ITBP, and BSF. So, like my basic, I would say my basic motivation was to work among the civilians and work on the grassroots level rather than being on border. I will not demean any force, but like I am confused and I am now nervous about this preference of mine. The motivation was to be on the field and like work among the civilians only. Are you already working somewhere? Rashid, are you already working somewhere? No, sir, I have been preparing for UPSC only from 2021. I did my Then graduation in it will be hard 2021. for you to explain if they ask. साथ में मेरे साथ में एक जो फ्रेंड सीआईएसएफ में है, उन्होंने भी 3 फोर्सेज ही की थी, 2 फोर्सेज प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं डाली थी, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट वो ऑलरेडी वर्किंग थे इन गवर्नमेंट ऑनली, तो वो एक्सप्लेन कर सकते थे अपने प्रेफरेंस को। बट यू आर प्रिपेयरिंग, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन उनसे पूछा नहीं गया था, है ना? तो जरूरी नहीं है आपसे 100% क्वेश्चन पूछा हाँ जाए, जी। बट पूछा जाएगा तो इट यू विल फाइंड सम डिफिकल्टी टू एक्सप्लेन, क्योंकि इसमें आप भले ही कितना भी कोशिश करो कि आप डिमीन नहीं करोगे अदर फोर्सेस को जिनको आपने प्रेफर नहीं किया है, बट दे विल पुश कि आप इनमें नहीं जाना चाहते हो, तो दैट माइट लाइक अगर ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आप फंस सकते हो, बट ठीक है, देन आई वुड लाइक स्टैंडर्ड आंसर आप उससे स्टिक करो, उसमें थोड़ा सा आप नहीं जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप हल्का सा नेगेटिव जा सकता है। इट्स अपॉन द बोर्ड कि वो बोर्ड में मतलब बोर्ड कैसे देखता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है, पूछता है तो आपके आंसर को कैसे देखता है वो। आप अगर वो बोल रहे हो, ये मत बोलना कि बॉर्डर पे नहीं जाना है, ये बोलना कि मेन मतलब सिविलियंस के काम करना आपको ज्यादा प्रेफरेबल था, इसलिए आपने ये चुना है। या फिर आप दूसरा ये भी बोल सकते हो कि आई कुड नॉट इंटरेक्ट विद ऑफिसर, आप ये भी बोल सकते हो कि यू कुड नॉट इंटरेक्ट विद ऑफिसर्स ऑफ अदर फोर्सेस, आप इन दो फोर्सेस से इंटरेक्ट कर पाए ऑफिसर से जिन्होंने आपको पब्लिक एंगेजमेंट के बारे में बताया था, बट अदर फोर्सेस से आपका एंगेजमेंट नहीं था, आपके रिसोर्सेज नहीं थे कि आप उन तक पहुंच पाओ, तो इसीलिए पर्सनली आप किसी से नहीं जान पाए ऑफिसर से, इसीलिए आपने अभी नहीं भरा साथ में। 2 रीजन दे सकते हो,
ना। अब ये रीजन Okay, कितना sir. वर्क करेगा यू कैन, ये साथ में देना चाहते हो आप कि नहीं, बट ये आंसर दिया जा सकता है, लोग देते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट ठीक है इज सर, थैंक यू। मनदीप। थैंक यू अर्जुन। सर आपने दो एसआरटी बताई थी कि एक तो कॉन्फ्लिक्टेड ऑर्डर्स फ्रॉम द सीनियर और एक तो बोगस वोटिंग। सर इनके ऊपर जनरलाइज आंसर आप बता दे तो क्या बता दूं मैं? तो एक जनरल आंसर बता दो सर कि ऐसी सिचुएशन आए ना जो एथिकल डिलेमा के ऊपर आती है तो जी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे क्वेश्चन है जैसे कि बोगस वोटिंग का, तो फॉर एग्जांपल बोगस वोटिंग पे देयर शुड बी नो कंसेशन कि आप बोगस वोटिंग, ऐसा नहीं है कि वो बोले 100 बोगस वोटिंग करवानी है तो आप बोलो कि ठीक है 20 बस अलाउ करूंगा सर मैं। तो देयर इज नो मिड वे इन दैट कि 20 बोगस वोटिंग एक भी पड़ी तो दैट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ब्रीच। तो आप ऐसे इशू पे आपको स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना चाहिए, आई बिलीव, मैं लेना प्रेफर करूंगा। हर किसी का आंसर अलग हो सकता है, देयर इज नो परफेक्ट वन आंसर। तो मैं प्रेफर करूंगा कि इस पे एक स्ट्रिक्ट रहे कि आई विल नेवर अलाउ अ बोगस वोटिंग एंड आई विल रीच आउट टू सीनियर ऑफिशियल्स। ठीक है, पहला ये इसकी बात हो गई, बोगस वोटिंग का आपने पूछा। सेकंड, सीनियर के अगर कुछ मान लीजिए फॉर एग्जांपल ही इज आस्किंग टू फायर ऑन मॉब, मॉब कैन बी वायलेंट बट इज स्टिल नॉट वायलेंट, अभी वो वायलेंट नहीं है बट आपके सीनियर ने बोला है कि फायर करना है ना मॉब की तरफ। तो तब आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? तो ये मॉब पे आपको डायरेक्टली फायर नहीं करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अकॉर्डिंग, तो यही है। बट अब यहाँ पे मिड वे निकाला जा सकता है ना, क्योंकि आप क्या बोल सकते हो, उन्होंने फायर करने के लिए बोला है तो आई फर्स्ट लाइक आई फायर स्मोक गन देन आई फायर इन एयर, और ताकि पब्लिक डिस्पर्स हो जाए, है ना। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि सीनियर का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है तो हो सकता है मैं उनकी बात को इम्प्लीमेंट करूंगा, हो सकता है ही हैव एक्सपीरियंस सच थिंग्स जो कि मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, उनका एक्सपीरियंस मुझसे वास्ट है, सो आई बिलीव माई सीनियर और आई विल एग्जीक्यूट द एक्शन। दोनों चीज़ें आप बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी एक्शन को रीजन से जस्टिफाई कर सकते हो, है ना। हो सकता है मैंने अभी 2 आंसर्स बताए इसके, हो सकता है तीसरा आंसर भी हो उसका कोई, आप भी अगर कुछ सोचे तो हो सकता है कोई थर्ड वे भी निकला है ना। तो विथ रीजन होना चाहिए जहाँ पे भी आप जो भी एक्शन ले रहे हो। जैसे इलेक्शन बोगस वोटिंग का भी है तो आपको वहाँ पे रीजन देना चाहिए कि इवन वन बोगस वोटिंग इज ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, है ना, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो ये 2 आंसर्स हैं, ये दोनों क्वेश्चंस के मैंने अपने तरीके से आंसर दे दिए, मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, आपके रीजन होने चाहिए। राइट सर। और सर जैसे आर्मी में क्या आता है कि और सीनियर आपके बिल्कुल बाप की तरफ होते हैं, उनके ऑर्डर को डिनाई नहीं करते, तो ये सीपीएफ में भी सेम है या बिल्कुल ऑर्डर को डिनाई कर सकते हैं? नहीं, ऑर्डर कहीं डिनाई नहीं कर सकते, किसी भी फोर्स में डिनाई नहीं कर सकते, बट अब अभी तो असिस्टेंट कमांडेंट नहीं हो ना, आप अभी कैंडिडेट हो और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सबसे ऊपर ही रहेगी, तो डिनाई नहीं करना है, ये बात सही है। इसलिए मैंने बोला कि अगर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर का फायरिंग से रिलेटेड है, या फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देते थे, आप एयरपोर्ट पे पोस्टेड हो और सीनियर ऑफिसर आपको बोल रहा है कि कोई स्मगलिंग का इशू है और सीनियर बोल रहा है कि जाने दो उसको अभी, है ना, एंड ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग, तो आप यहाँ तो बोल सकते हो कि सीनियर मिला हुआ है तो मैंने ये सीनियर उनसे सीनियर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करूंगा। या फिर यू कैन हैव अ पॉजिटिव व्यू और यू कैन से कि अगर मैं सीनियर के साथ हूँ कुछ टाइम से तो मैं आई विल नो कि वो अच्छी पर्सनैलिटी है, अगर तो फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड पर्सनैलिटी आई नो, तो आई विल अलाउ, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि उस स्मगलिंग को अलाउ करके वो एक लार्जर रैकेट को पकड़ना चाहते हो उस स्मगलिंग को ट्रैक करके। तो सीनियर आपको ऐसी रीजनिंग ढूंढनी चाहिए जिससे आप सीनियर के ऑर्डर को बना के रखो, बट साथ में मोरालिटी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और अपनी पर्सनल मोरालिटी भी मेंटेन कर पाओ। और अगर नहीं ढूंढ पाते हो आंसर तो अगर कंप्लीटली अगेंस्ट है, सीनियर का ऑर्डर्स कंप्लीटली अगेंस्ट है, इलीगल किलिंग से रिलेटेड है फॉर एग्जांपल, तो आप जा सकते हो फिर अगेंस्ट। तब इन रियलिटी आप क्या करोगे फोर्स में वो अलग बात है, इन रियलिटी फोर्स में आप सीनियर के अगेंस्ट नहीं जाओगे, कभी भी नहीं जाया जा सकते, बट इट्स इंटरव्यू थ्योरेटिकल चीज है कि आपके डिफरेंट व्यूज रखने के लिए आप अलाउड हो, वहाँ पे कोई आपके व्यू के लिए आपको पनिश नहीं करेगा, प्रोवाइडेड आपकी रीजन होने चाहिए उसके लिए। सर कुछ पर्सनल वैल्यूज होती हैं तो उनको लेकर भी मंदिर हम आपकी सीनियर आवाज के नहीं नीचे आ जा रही। सकते हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारी कोई पर्सनल वैल्यूज होती है, हर पर्सन की अपनी अपनी वैल्यूज होती है, तो क्या उनको लेकर भी हम मान लो मेरी नहीं कोई पर्सनल वैल्यूज है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो क्या मैं ये बात भी नहीं इस कारण नहीं, भी आपकी पर्सनल वैल्यूज आप फोर्स से बाहर छोड़ के आएंगे, है ना, आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लेके आएंगे फोर्स के अंदर। ओके, अगर सीनियर कह रहा है तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप सीनियर के अगेंस्ट कुछ करें इन थ्योरेटिकल कंडीशन, इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आप ये रीजनिंग दे कि ये मेरी पर्सनल वैल्यू है, इसलिए यू कैन प्रेजेंट इट एज अ पॉइंट कि सेकंड थर्ड पॉइंट रख सकते हो,
बट मैं कभी नहीं बोलूंगा कि इसको सोल बेस्ड बना के आप आंसर दो। आप चाहो तो दे सकते हो इफ यू थिंक दैट पर्सनल वैल्यू इज सो इम्पोर्टेंट, बट आई स्टिल से कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से लिंक कर दो। अगर वो पर्सनल वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल में भी कहीं ना कहीं दी होगी, है ना। तो इट्स प्रेफरेबल कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू से बताओ और फिर उसको एडिशन दे दो कि इट्स ऑल्सो माई पर्सनल वैल्यू, है ना। तो इट्स बेटर लाइक दैट कि आप, क्योंकि सीनियर के अगर आप ऑर्डर्स नहीं मानने की बात कर रहे हो तो इट्स अ ग्रेव थिंग। आप अलाउड तो हो, बट ऐसा नहीं कि मन नहीं कर रहा है सर तो नहीं करूंगा मैं, है ना। ट्राई टू फाइंड Yes, sir. बेटर रीजन, Right. कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करो, उसके बाद सेकंड थर्ड पॉइंट में बताओ कि मेरा पर्सनल वैल्यू भी ऐसा। Right, sir. Thank you, sir. थैंक यू मनदीप। नेक्स्ट पलेंद्र सिंह, हरे कृष्णा सर जी। जी बताइए। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बोला, तो जैसे आपने बोला कि किस कंट्री में इलेक्शन हुआ, तो सर पहला तो उसे था कि ऑल ओवर द ग्लोब तो अपन याद नहीं रख सकती किसमें कितना हुआ है, तो सर ऐसा स्पेसिफिक हो सकता है जैसे एशिया में जितना भी क्राइसिस चल रहा है कंट्रीज में उनको अपन रिमेंबर कर लें, या पूरा ही करना पड़ेगा? तो एक तो ये था पूरा ही मेरा करना डाउट। पड़ेगा, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एशिया आपका व्यू थोड़ी है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एशिया के लिए नहीं बनती है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड वाइड बनती है ना। तो आपको सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और सब न्यूज़पेपर में कवर कर, अब एक पेज का न्यूज़पेपर आता है ना। आप अगर उसको बस मतलब वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स में जो आपको वर्ल्ड पेज कवर करना है, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू जो भी पढ़ रहे हैं, तो एक वर्ल्ड का पेज आता है जो, है ना। तो उसमें कितना बड़ा न्यूज़ है, आप वो सेक्शन बस कवर करते रहेंगे तो यू विल बी अवेयर अबाउट नियरली एवरीथिंग जो आपको इंटरव्यू में पूछने वाले हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे मैं मथुरा से हूँ, तो सर टिपिकली एक क्वेश्चन जो मतलब मुझे डेफ करने में थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो वो यही है कि जैसे ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप वाला एक्ट है जो 1991 वाला, तो उससे ये जन्मभूमि वाला अगर ये क्राइसिस लिंक होता है, अगर वो मेरे से कोई सिंगल स्टेटमेंट निकलवाने के लिए कोशिश करें, तो मैं किसी भी तरफ जा सकता हूँ जैसे अयोध्या की तरह, या कि मुझको इंटरमीडिएट ही रहना पड़ेगा जैसे आपने बताया था मिडिल पाथ टाइप में? नहीं, इस पे तो आई थिंक क्योंकि कोर्ट का इशू है ये, ना, कोर्ट का लॉ का इशू है, तो आप एक तरफ ऐसे तो मत जाइएगा कि हाँ अयोध्या की तरह होना चाहिए, इसकी तरह होना चाहिए। बिकॉज पहला अयोध्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं था, दूसरा कि वो लैंड इशू था, ना कि लाइक कोर्ट में वो लैंड इशू की तरह था, ना कि वो मंदिर और मस्जिद के इशू की तरह था, है ना। बट मथुरा और बाकी जगह जो इश्यूज हैं वो अलग है, वो लैंड इशू नहीं है वहाँ पे अभी। तो आप अगर वहां जाता है तो यहाँ तो मिडिल ग्राउंड ही रखिए, कितना भी पुश करे वो, ना, एक साइड मत लीजिए कहीं भी, क्योंकि जब कोर्ट ने बोल रखा है जो चीजें, या तो वही, या तो कोर्ट जो बोल रखा है उस पर स्टिक कीजिए, या तो फिर Yes, मिडिल sir. ग्राउंड रखिए, है ना। उसमें ठीक कोई है। भी अपना पर्सनल वर्डिक्ट नहीं देना कि ये होना चाहिए, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू रविंदर। नेक्स्ट विनय, Yes, sir. जी बताइए। Sir, I'm from Telangana South. So ओके, श्योर। my questions are like, why the preference, like the order of preference, whatever I have given, it's like CASF and followed by remaining 5 forces. So if they ask why only CASF instead of remaining forces in the first preference, like how can I handle that question, sir? You have Like, put on can the I? first. Yeah. I have a thought like that is just an order of preference, but I'm ready to serve any force which have been allocated. Because I was thinking like that. Is my thinking is correct, or I need some modifications? You can give it as a first statement. If they ask why CISF, you can put this as first statement, and as your second statement, you can tell that I have communicated, interacted with various ACs of different forces, or I have interacted with ACs of CISF, and based on reviews I've got, I believe my personal traits will be best served in CISF. Okay, then you will have to prepare what are your personal traits that will be best for you if you serve in CISF, and best for the force. So that can be one answer. There can be many other answers. If, for example, if you have been closely related to CISF, or you have lived in any area where CISF has been serving, so you can say that I am closely related to their work. Okay, so there can be various answer. You can have your personal answer. The answer you give, it's fine as a first statement, but back it up with second statement also. Okay. So next question, like a recent news of end of Naxalism by 2026. If they ask this question, framing, do you think it is being coercive is okay to eliminate Naxalism by 2026? What's your opinion? If they ask me, what's your opinion on this? Like, how can I approach, sir? What is issue? Like end of Issue is Naxalism by like 2026? removing entire Naxalism by 2026. The recent statement made by the Amit Shah in Parliament itself. Okay. If they ask
it should like removing things are a bit coercive because idealism you can't end it up. No. But therefore, yeah, So, listen, Naxalism is an ideology which promotes violence. Huh? So you cannot say that like it's okay to say that you want to end violence. It might be idealist thing like violence will never end, but you can say that you want to end violence, right? And you can say that end of nationalism will not will not be completely done by coercive means only. You should also tell constructive forces that development, health, and education should be reached to the population and areas which they could not reach earlier. So there is not only a negative side to it. Correct. There's also a positive side. So present a positive side. yeah. There's no problem Yes, in ending nationalism. Like how much percentage in my interview I can get questions from my regional territory, sir? Like from There's Telangana. I told you, as I told you, you might get 100% of your interview on current affairs. You might have 60, 70, 80% of your interview based on deaf. So you can never decide it. You might, like, if they ask, give your introduction, they do not ask everybody. Sometimes panel asks, but if they ask, you can base your introduction as such that the question will naturally flow from your area. You can give your hobby or your background in such a way that present that you have been very much involved in your area, in, for example, in social work, or in your culture of your area. So you might have frame your introduction as such, but there's no guarantee that will get questions on that specific. Yeah, okay, sir. And last question, like if I face any questions regarding law versus humanity, like, how can I handle it, sir? Law versus humanity. There you can be diplomatic that law versus humanity, right? Ki morality. Yes, humanity in the sense there is a law, like a law or order. Okay. Should Which is it, against it was a against humanity. Maybe people are innocent, they don't know. But the law, like the order says, you should be coercive. Then in such situation, how can I handle if they ask me? How can I handle, sir? You can tell that there are always discretionary executive powers in law. So you can use it. You can utilize your discretionary executive powers in complying the law along with humanity. Okay. For example, AFSPA can be example of this. You know? So if you are in a AFSPA, you are in a region where AFSPA has been applied, although it's for the army, but theoretically. So you can use AFSPA officers also areas under which AFSPA will be executed. Officers have very much like powers, what they will allow or what they will not. So you can use your discretionary powers. That is a diplomatic answer, but you can use that diplomatic answer. Yeah, thank you, sir. Same goes with any other. If there is law versus morality or anything, you can use your diplomatic answers in such theoretical questions. Yeah, okay, sir. Avoid. I just want to say, Anurag sir, Excuse me, in sir. such question, na, do not take any stance, particularly कि law ही ऊपर होगा या humanity ही ऊपर होगी. In general, आप UPSC की PYQ भी देखेंगे ना, there is a question related to law and liberty. So just say कि law and liberty or law and humanity are going hands in hands together, and law is there to protect the humanity, and if humanity wants to survive, तो law को बनाना ही पड़ेगा. And you can also talk about the due process of law, or as Anurag sir said कि this thing discretionary power होता है. तो इन सब चीजों को लेकर एक डिप्लोमेटिक आंसर देने की जरूरत है. डू नॉट टेक एनी पर्टिकुलर स्टांस कि लॉ के फेवर में जाऊंगा चाहे ह्यूमैनिटी के फेवर में जाऊंगा, क्योंकि उससे कि both the things are complementary to each other. Sure, sir. You can use your academic knowledge also. For example, if people have studied political science, they will know that there was a quote from John Locke that there is no liberty without law. No? So Yes. this is from, I think, John Locke or John Stuart Mill. So you can use such statements or quotes also. That law is important in that way, and it will establish humanity and morality. Yes, sir. Okay. Thank you, Vinay. Next is, I think, Manish. Hello, sir. I have one more question, please. Okay, Harshit. Yes, sir. I am from Meerut, and there was a statement made by Meerut police that if anyone is seen offering namaz on roads, their passports will be seized and there will be FIRs lodged against them. So, on statements like these, whether these are being made by official persons or not, we can go harsh on these statements, or we have to maintain some diplomatic stance. See,
usually they will not ask very communal charge question. I said earlier also, they will not, for example, they will not ask questions on caste directly, your individual like caste. But sir, these statements were made by Meerut administration, like the police officials, and जी, मैं there आ रहा was हूँ a proper notification. Harshit, मैं आ रहा हूँ आई एम सेइंग कि they will usually not ask, but अगर ऐसा कंडीशन आता है, you can be diplomatic. दोनों को उनके भी व्यू को प्रेजेंट करना है, ऑफिसर्स के व्यू को भी, दैट पब्लिक और लॉ एंड ऑर्डर इज आल्सो इशू हियर, कि आप हर किसी को पब्लिकली अलाउ नहीं कर सकते. रिलीजन इज अ प्राइवेट थिंग ऑफ प्राइवेट स्पेस, एंड यू कैन प्रेजेंट कि कोई बड़ा इवेंट है, देयर इज अ बिग ईद था जैसे कि, तो इस ऐसे मौकों पे पब्लिक स्पेसेस को ओपन रखना चाहिए. तो आप एक डिप्लोमेटिक आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं दोनों का. डोंट गो इन वन वे ओनली अनटिल कि अगर वो पूरा गलत है, क्योंकि पुलिस ने या अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ कहा है तो देयर मस्ट बी अ रीजन, है ना. तो दोनों को प्रेजेंट कीजिए, दोनों तरफ से कर दीजिए. अगर कुछ लाइक कोर्ट ने बोल दिया कि ये गलत है, देन यू कैन डायरेक्टली क्रिटिसाइज, बट कोर्ट ने नहीं बोला है किसी ने, तो डोंट अपने वही जैसे मैंने पहले बोला कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिएगा बाय टेकिंग एनी वन. Okay, sir. Okay, sir. अनुराग Thank सर, you. आई वांट टू मेंशन समथिंग हियर. वन थिंग इज कि ना, जो पैनल होता है ना यूपीएससी का, आईएएस का पैनल हो गया, चाहे सीएपीएफ का पैनल हो गया, तो कास्ट के ऊपर, कम्युनलिज्म के ऊपर, आपका सरनेम हो गया, या फिर रिलीजन हो गया, हिंदू मुस्लिम के जो दंगे होते हैं, इसके ऊपर अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, भले ही वो स्टेटमेंट अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, किसी आईपीएस, किसी आईएएस ने दिया है, किसी मिनिस्टर ने दिया है ना, तो इवन इफ दे आर आस्किंग सच क्वेश्चन ना, दैट क्वेश्चन विल बी कंप्लीटली रूटेड इन एकेडमिक्स का Exactly. बेसिस पूछेंगे, और उसके ऊपर ना आपका पर्सनल ओपिनियन, चाहे आप में इसका जवाब दो ही दो, वो ऐसा बिल्कुल आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, ऐसा सवाल नहीं पूछते हैं आपसे. आपसे अगर वो सवाल पूछेंगे ना, तो ये बोलेंगे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का सवाल पूछ रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इसका कल्चरल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इतना बोल के छोड़ देंगे. इसके ऊपर कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, आप उससे सहमत करते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये सब वो बिल्कुल नहीं जाएंगे इसके अंदर. तो ऐसे सवालों के ऊपर जो है ना, आप अपना समय भी वेस्ट मत करोगे, ऐसे सवाल वो नहीं पूछने वाले हैं आपसे. आपका जो इंटरव्यू होने वाला है ना, बहुत बेसिक सिंपल इंटरव्यू होने वाला है. यूट्यूब पे तो इतने सारे इंटरव्यू के चलते रहते हैं ना, हाईलाइट चलते रहते हैं, शॉर्ट्स चलते रहते हैं, एक से एक ग्रिल करने वाले क्वेश्चन पूछते हैं. तो आप अभी इस मीटिंग में अश्योर हो जाओ कि उस एक्चुअल इंटरव्यू जो होने वाला है ना आपका 20 से 25 मिनट का, उसमें एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसमें आपको सुन के लगेगा कि यार ये मेरी किस्मत खराब है, चाहे मुझे ग्रिल कर रहा है बोर्ड. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत बेसिक इंटरव्यू होगा. दैट्स व्हाई आई सेड Okay, sir. Thank you. कम्युनिटी चार्ज क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. फॉर एग्जांपल अभी आपने जो पूछा है उसमें से उनको पूछना होगा, तो दे विल आस्क कि पब्लिक ऑर्डर वर्सेस रिलीजियस फ्रीडम पर अगर वो क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं उस इशू पर, बट दे विल नॉट आस्क कि सही था कि गलत था. वही मैंने पहले बोला, दे विल नॉट आस्क कम्युनिटी चार्ज क्वेश्चन. जैसे भरत जी ने कहा कि दैट विल बी एन एकेडमिक क्वेश्चन, जो लॉ के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन होगा वो. Okay, sir. Thank you. थैंक यू. मनीष नेक्स्ट. Good evening, sir. Am I audible, sir? गुड इवनिंग मनीष. हाँ, यू आर ऑडिबल. Sir, I have a question about force preference, sir. Ki, it is asked to every aspirant, or it is asked only when it sticks out, like from the normal? I can't define normal, but mostly Wait a second. most people prefer CISF. But if I prefer any other force, there are chances that I will be asked on that. हेलो मनीष. Hello. कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन इन शॉर्ट? आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी. Oh, sorry, sir. Sir, does the question about force preference is asked to every aspirant, or it is asked only when it sticks out? So I wanted to ask that. Nothing is asked to every aspirant. I also said this earlier कि डेव पर बेस्ड होगा, करंट अफेयर पर बेस्ड होगा, कोई लाइक कंफर्मेशन नहीं है. इन माय इंटरव्यू देयर वाज नो क्वेश्चन आज रिलेटेड टू फोर्स. ओके, सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपसे पूछा जाएगा. ये कैंडिडेट ने ये भी पूछा था कि 2 ही फोर्स भरा है उन्होंने, तो मैंने बोला कि जरूरी नहीं है. अ पर्सन इन आवर बैच हैज फिल्ड ओनली 3 फोर्सेस, उनसे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया. नथिंग इज कंपल्सरी कि पूछा जाना है. तो वो आपके बोर्ड के मन के ऊपर है. अगर उन्होंने सोचा है पूछना है या कोई एक मेंबर पूछ रहा है फोर्स रिलेटेड, तो वो पूछेगा ही. बट यू शुड प्रिपेयर, क्योंकि कुछ मेंबर्स पूछते ही हैं, तो यू कैन नॉट स्किप दैट बेसिक थिंग. Yes, sir. So one more question. सर, मैंने लीडरशिप सेक्शन अपने डैफ में सब ब्लैंक छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ खास लगा नहीं, मैंने कोई लीडरशिप रोल्स कभी निभाए हैं. तो will it affect negatively on my interview, or sir it's okay? नहीं, इट्स ओके. इफ दे माइट आस्क, अगर साइकोलॉजिस्ट होगा उनका मन होगा तो पूछ लेंगे. तो यू कैन से कि यू आर नॉट दैट आउटगोइंग स्टूडेंट, है ना, यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन योर स्कूल लाइफ. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव कुछ है. पूछेंगे तो यू शुड जस्ट हैव अ स्टैंडर्ड आंसर कि आपको क्या बोलना है. Okay, sir. ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है. सर, लास्ट क्वेश्चन. सर, कभी इंटरव्यू के दौरान मुझे ऐसा लगे कि मैं
काउंटर क्वेश्चंस के रैबिट होल में जा रहा हूँ या फिर वो मुझे ट्राई कर रहे हैं ग्रिल करने का, तो मैं उसे कैसे एस्केप कर सकता हूँ सर? द बेस्ट आंसर कैन बी कि अगर वो बार बार आपको काउंटर कर रहे हैं कि नहीं ऐसा गलत है, ये गलत है, वो गलत है, तो यू कैन जस्ट कि मैंने जो पहले भी बोला कि यू कैन से कि एज फार एज आई कैन रिकॉल, मुझे ये याद है, इफ यू मतलब फील अलाउ मैं आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो, बट यू कैन से कि मुझे इससे ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, आई विल गो एंड लर्न मोर अबाउट इट, रीड मोर अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच सर, दैट्स इट। थैंक यू मनीष। वेट अ सेकंड, मुझे कॉल आ रहा था, एक सेकंड बस रुकिएगा। नेक्स्ट इज सौरभ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सौरभ। सर मेरा सवाल अपीयरेंस रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस पे था कि जैसे इंस्ट्रक्शन है कि आपकी जैसी भी फोटो अपलोड है डैप में वैसे ही आपको अपीयरेंस होना चाहिए, तो मेरी जो फोटो अपलोड है वो बियर्ड में है, तो क्या मैं क्लीन शेव जा सकता हूँ या? हाँ नहीं, आप क्लीन शेव ही जाइए और अपनी क्लीन शेव की फोटो साथ में लेके जाइएगा, जो आपको फॉर्म में अटैच करनी रहती है ना, वहाँ पे जो आपको 5 फॉर्म्स बनने रहेंगे अटैचमेंट के लिए, तो उसमें आप अपनी ये वाली फोटो लेके जाइएगा, प्रॉब्लम नहीं होती। आप मतलब मेंशन यही रहता है, बट इंटरव्यू के लिए आपको क्लीन शेव अलाउड है। ओके सर। बट और जो अगर ये वाली फोटो होगी, क्लीन शेव फोटो लेके जाइएगा आप अपनी। ओके सर। ओके सर, अगर पैनल मेंबर पूछते हैं कि आपका मैच नहीं हो रहा आपकी जो फोटो है नहीं तो नहीं पूछेंगे, वो कुछ नहीं पूछेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। फॉर्मल अपीयरेंस ही जब शेव्ड होता है तो वो कुछ नहीं पूछेंगे सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। लास्ट वन इज आदित्य। सर आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक सर कभी कभी इंटरव्यू में सर हमें पता चल जाता है कि हमने गलती कर दी है, लाइक ड्यूरिंग ही, तो फिर हाँ। अगर सर अब उसको डिफेंड करना है आगे, क्या सर उसको ऐसे फिर फंस जाते हैं, लाइक बातें अब आगे हो गई है, जैसे क्या फॉर एग्जाम्पल सर अगर पूछा गया क्या इंडिया का फॉरेन रिलेशन, मुझे ऐसे ही पूछा जा रहा था कि किससे अच्छा है इन अ मॉक, तो मैंने कहा सर एट प्रेजेंट किसी से भी अच्छा नहीं है, तो मैंने बोला व्हाट अबाउट भूटान, तो मैंने कहा फिर मैं उसमें लग गया, आई नो भूटान से अच्छा है, बट मैं उसको जस्टिफाई करने में लग गया कि नहीं सर भूटान से भी उतना अच्छा नहीं है, तो मैंने पाया कि मैं और गलत होता जा रहा हूँ। हाँ तो ये तो आपकी गलती है ना, पहले तो आपको इतना नेगेटिव आंसर ही नहीं देना चाहिए। आपका ये स्टैंड भी गलत है, फैक्चुअली भी गलत है और थ्योरेटिकली भी गलत है, और उसको डिफेंड भी कर रहे हो इतना, तो एट फर्स्ट आपको ऐसा आंसर भी नहीं देना चाहिए इतना नेगेटिव, है ना। और पता चल गया तो सिंपली से सॉरी सर कि मैं थोड़ा सा गलत तरीके से सोच लिया, आई विल मतलब आप कुछ भी बताओ कि हाँ इस तरीके से गलत सोच लिया, और आप यू कैन से सॉरी कि भाई यू आर राइट सर, आई फॉरगॉट दैट। आपको लग रहा है, पता है कि गलत चाह रहे हो, गलती करती हो तो एडमिट इट। ओके सर। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एडमिटिंग, वैसे भी बहुत सीनियर्स हैं वो, तो कुछ ऐसा एक बार सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता, आपको बोलना ही चाहिए सॉरी अगर कुछ भी गलती है तो। सर बट देन व्हाट इज योर ओपिनियन, लाइक अगर प्रेजेंट रिलेशन देखिए अपने नेबरहुड से, देन सर रिगार्डिंग सर टेंशंस तो है ही, हाँ अगर वो भी हर साइड से, एंड आप सिर्फ नेबरिंग कंट्री से पूछ रहे हो या फिर नहीं ऑल नहीं ओवर? सर, बस नेबरिंग कंट्री सर, ओनली नेबरिंग कंट्री से। हाँ तो इवन देन श्रीलंका, अब श्रीलंका में पिछले 10 मतलब 2014 से अगर आपको देखा जाए तो अभी भी अब अच्छे रिलेशन है लास्ट 2-3 इयर्स में, है ना। तो श्रीलंका में भी जब चाइनीज की हुई थी तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइक अभी पोर्ट बना रहे थे, तो उनसे भी इंडिया आउट का हुआ लास्ट था। 2-3 इयर्स की बात कर रहा हूँ ना, लास्ट 2-3 इयर्स में इम्प्रूव तो है। हाँ यू कैन से मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि रिलेशंस डिटीरिएट हुए हैं ना, आप उसका रीजन भी दे सकते हो कि चाइनीज इंटरफेरेंस रहा है, लोकल पॉलिटिक्स डोमिनेट की है, और हमेशा एक वो बिग ब्रदर सिंड्रोम वाला रहता है थोड़ा सा कॉन्टिनेंट में कि इंडिया इज मोर पावरफुल कंट्री, तो सब एक सिंड्रोम हो जाता है कि इंडिया का इंटरेक्शन उन्हें नेगेटिव व्यू करते हैं। यू कैन प्रेजेंट योर ओपिनियन, बट ठीक है आपको लगता है कि आपने गलती कर दी है और अब वो आपको और उसी में पूछ रहे हैं, तो यू कैन से कि हाँ भूटान से अच्छे हैं, और सही बात है, भूटान से कोई रिलेशंस में खराबी तो नहीं आई। यस सर। बांग्लादेश से भी अभी लास्ट मतलब यूनिस गवर्नमेंट के बाद ही कुछ प्रॉब्लम है, शेख हसीना गवर्नमेंट तक में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। पहले ठीक था। अफगानिस्तान में आप बोल सकते हो कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से भी अच्छे थे रिलेशन, तालिबान से फॉर्मल रिलेशंस नहीं है, बट हम एड सप्लाई कर रहे हैं, तो जो ह्यूमैनिटेरियन रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, वो भी आप आंसर दे सकते हो। देयर आर लाइक सो मच डायमेंशंस, कभी इसमें कोई हर चीज़ को डिफेंड करने का तरीका है, बट आप कोई मतलब इतना नेगेटिव होने की जरूरत क्या है, कुछ पॉजिटिव चीजें भी रखो, आप बता के एक पॉजिटिव चीज बता दो कि ये नेगेटिव है बट ये पॉजिटिव है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू आदित्य। सो आई थिंक सभी के क्वेश्चंस रिजॉल्व हो गए सर। ठीक है अनुराग सर, अच्छा किसी और एनी क्वेश्चंस मोर? यस सॉरी सर, यस सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, लाइक सर कभी कभी नेगेटिव स्टेटमेंट, जैसे सर
आपने जो भी आंसर दिया मैं उसका इस क्वेश्चन इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि लाइक कभी कभी नेगेटिव स्टेटमेंट दिए जाते हैं बोर्ड की तरफ से, तो उसको भी पॉजिटिव में ही कन्वर्ट मतलब थोड़ा सा ले सकते हैं क्या लाइक? हाँ, और यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एज एन ऑफिसर आल्सो, राइट? अगर कोई नेगेटिव कंडीशन है तो यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट उसमें क्या पॉजिटिव चीजें हैं। तो लाइक सर अगर हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया गया क्या आदित्य इंडिया के रिलेशन अभी नहीं बस अच्छे नहीं चल रहे हैं, हाँ। तो मैं बोलूंगा इसको कि सर लाइक ये बस अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ही ऐसा हुआ है लाइक इन जस्ट 1-2 ईयर, बट रिसेंटली हम इससे पास्ट का देखे तो हमारे अच्छे ही रहे हैं काइंड ऑफ, तो भले वो जो पूछना चाह मतलब डोंट डू दैट कि ऐसा नहीं करने को बोल रहा हूँ कि वो पूछे कि क्यों खराब है और आप बोले कि नहीं खराब नहीं है, अच्छे हैं। यू कैन टेल कि क्यों खराब है, यू कैन से दिस इज अ फेज इन इंटरनेट लाइक रिलेशन। और जैसे कि बांग्लादेश अच्छे थे, अभी नेगेटिव थोड़ा सा कम हुआ है, फिर अच्छे हो गए। मालदीव्स के साथ इशू हुआ था, बट उसके बाद उन बायलैटरल रिलेशंस इंक्रीज हुए, है ना? कई सारे पैक्ट साइन हुए, दोनों की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप की मीटिंग्स हुई। तो इट्स ऑलवेज अ फेज, इट्स नॉट कि ओवरऑल रिलेशन खराब हो जाएंगे। हमेशा हमेशा फेज होता है, लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो कभी भी आप 100% नेगेटिव किसी भी चीज को क्यों लेके जाना है? वो पूछ रहे हैं कि क्यों खराब है, तो आपको बताना है क्यों खराब है, ये नहीं कि नहीं खराब है सर, है ना? इफ दे आर आस्किंग टेल, बट यू कैन प्रेजेंट अ पॉजिटिव व्यू आल्सो। लेकिन वो 1-2 सेंटेंस का, ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबा एक्सप्लेन करो जो नहीं पूछा है। यू कैन अटैच अ पॉजिटिव साइड, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सर। मेरा यहाँ पे ये कहना रहेगा ना एक चीज, इन अनटिल एंड अनलेस दे आर आस्किंग कि नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, चाहे डिसएडवांटेजेस क्या है या इस चीज के कॉन्स क्या है, तब तक आप उस चीज को सामने से मत पूछ, उसको रेज करो। एंड जस्ट इन केस आपको लगता है ना कि कुछ वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर इस टेंडेंसी में जा रहा है, एक नेगेटिव टेंडेंसी में होने का चांस है आपकी तरफ से, तो टेक अ ब्रेक ऑफ 5-6 सेकंड्स, 5-6 सेकंड का एक ब्रेक लो। जैसा कि अनुराग सर ने बताया कि हम सबके प्रेजुडिस होते हैं और उसको इमीडिएटली सॉल्व नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म में होगा। लेकिन आप इंटरव्यू में क्या करना, 5-6 सेकंड का एक ब्रेक लो, उनसे टाइम रिक्वेस्ट करो और उसके बाद ये सोचो कि जो भी मेरा आंसर रहा है ना, इसमें एक छोटा-सा एटलीस्ट एक पॉजिटिव टोन छोड़ के जाना है। और जो कोई भी अगर आपको क्रिटिसिज़्म करना है, कुछ नेगेटिविटी दिखानी है ना, तो उसको स्कॉलरली पर्सपेक्टिव से नहीं नेगेटिव दिखाओ, इस तरीके की चीज़ों से। तो इतना अगर करोगे तो हो जाएगा। वो जानते हैं कि कई सारे सवालों के जो जवाब होंगे ना, वो क्रिटिसिज़्म में ही हो सकता है। हर चीज़ का जवाब पॉजिटिव नहीं हो सकता है। आप कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो, नहीं तो डिप्लोमैटिक रहो। कंप्लीटली नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। यस सर। Sir, I have one question. यस, यस। दीपांशु बोलिए। Sir, I have written a lot of things in my DEF regarding hobbies and my interest section. So now I lately feel that I have written too much. Although I have written everything to be true. Okay. That is all true of that I have written in my DEF. But now, based on few kind of review by few people, they told me that you've written a lot. Now you can, only thing that you can do is just do everything that you have written. Just be well prepared enough. So, but now I'm not able to get that confidence in me. I'm again feeling that I've written too much, and so how to handle that situation right now? देखिए, अगर आपकी एक्चुअल में वो इंटरेस्ट और हॉबीज रही है तो कहीं ना कहीं आप कवर कर लोगे, है ना? अगर आप पास्ट में भी रही है तो नॉलेज जीरो नहीं हो जाती है, फेड अवे हो जाएंगी, थोड़ा कम याद होगा, याद करने में टाइम लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो रियल है, सच में लिखा है, आपने एक्चुअल में फॉलो करते थे वो सारे हॉबीज, तो यू शुड नॉट फियर, कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। नहीं बनेगा, बहुत ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग को नहीं भी बनता है। नहीं बनेगा तो कुछ आंसर्स में बोल सकते हैं, कुछ में ये भी बता सकते हैं कि ये मेरी पास्ट हॉबी थी, प्रिपरेशन के टाइम पे मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, है ना? तो यू कैन एक्सप्लेन योर, अगर आपकी सच में हॉबी है तो जो इशू है कि आपको जिसके कारण नहीं पता है, जिसके कारण भी उस एरिया में अवेयर नहीं होगी, यू कैन टेल कि सर अभी प्रिपरेशन फेज में मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, ऐसा करके। सर असल में डर इस चीज से लग रहा था ना कि 7-8 एक्टिविटीज हो रही हैं टोटल, तो मेरे को लग रहा है कि शायद वो एक नेगेटिव इमेज डाले कि इतनी सारी एक्टिविटीज इसमें लिखती है काइंड ऑफ। देखो, नेगेटिव कुछ भी नहीं जाता है। मैंने पहले बोला कि लीडरशिप में जिसने खाली छोड़ा है उस पर भी नेगेटिव नहीं जाएगा, बहुत सारा लिखा है उसमें भी नेगेटिव नहीं जाएगा। एक प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उनको जितना अच्छे से पढ़ते बनेगा उतना बेटर वो पूछ पाएंगे। बहुत सारी चीजें लिख देंगे तो हो सकता है वो कुछ भी ना पूछे, क्योंकि वो बैठ के एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे नहीं ना, उनको अच्छे से दिखेगा, जो हाईलाइटेड होगा वो बेटर, वो अच्छे से पूछ पाएंगे। तो आपने बहुत सारी चीजें की हैं, तो बस आपके लिए यही है कि आपको प्रिपेयर थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। आप उसमें से किस सेक्शन में से क्वेश्चन आएगा आप वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो आपको बस यही 2 चीजें नेगेटिव है, बट इसमें डरने की जरूरत नहीं कि ज्यादा लिख दिया तो वो ही नेगेटिव हो जाएगा। बस नेगेटिव इतना है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आप जितना टाइम दीजिए आपके लिए उतना अच्छा है। उसमें सर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन और बोलिए। सर जैसे अपनी हॉबी में मैंने लिखा है कि वॉचिंग एंड परफॉर्मिंग स्टैंड अप कॉमेडी, ओके सर, तो अगर वो मुझे बोलते हैं कि ओके टेल मी अ जोक, बट आई हैव प्रिपेयर्ड अ 2 or 2.5 minute set, so shall I ask them कि सर 2 मिनट का एक्ट चलेगा या जोक ही इज इनफ?
आई विल नॉट रिकमेंड कि आप 2.5 मिनट इंटरव्यू में दें अपना। अगर वो इतना अच्छा जोक है तब ठीक है, क्योंकि अगर उनको पसंद नहीं आया तो आपके 2.5 मिनट चले गए इंटरव्यू के, है ना। तो इतना लंबा मैं प्रेफर नहीं करूंगा। बहुत अच्छा है आपका वो 2.5 मिनट का है तो ठीक है। हाँ तो पसंद तो आएगा, ये तो मेरे को लगता है सर। देन दिस मतलब रिस्क एक्टिविटी है कि आपको हो सकता है वो अच्छा भी लगे, मतलब अच्छा भी इम्पैक्ट दे, क्योंकि मूड लाइट हो जाएगा, हो सकता है उनको पसंद आए, है ना। तो Yes. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट इट्स अ रिस्की थिंग। आप रिस्क Yes, लेना sir. चाहो तभी करना, और Okay. उसका नेगेटिव भी जा सकता है ना। मैंने बता दिया कि 2-2.5 तो मिनट दोनों काम हो सकता है, तो या तो बहुत ज्यादा हाँ नेगेटिव अच्छा जाएगा भी, या बहुत ज्यादा पॉजिटिव जाएगा। बहुत ज्यादा पॉजिटिव को किसी जोक पे बेसिस पे ऐसा नहीं होगा कि आपको लाइक टॉप मार्क्स दे देंगे वो एकदम, बट हाँ इंटरव्यू पॉजिटिव टोन पे सेट हो सकता है। तो अगर आप उसको कम कर सकते हो कि आप 30 सेकंड 1 मिनट का कुछ सेट भी कर सकते हो, थोड़ा कट डाउन कर सकते हो, तो बेटर है। आप पूछ सकते हो कि थोड़ा लंबा जोक है अराउंड मिनट के लिए, क्योंकि 2.5 मिनट बहुत होता है ना। यस सर। अगर वो जोक सुनाने बोल रहे हैं तो 2.5 मिनट नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो बोलते हैं कि स्टैंड अप परफॉर्म करोगे क्या, तो 2.5 मिनट बोल सकते हो आप, पर वो Yes, स्टैंड अप परफॉर्म करने को नहीं बोलेंगे इंटरव्यू में। ओके ओके सर, आई गेट इट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू दीपांशु। Bharat ji, I think all questions are resolved. I guess Doubts are this resolved. session was very successful क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। अनुराग सर का जो अपना प्रेजेंटेशन था, दैट प्रेजेंटेशन एंडेड नियरली इन 40 to 42 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद जो चला है ना, उसमें पूरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चला है। तो ऑलमोस्ट 7 या 8 लोगों ने अपने क्वेश्चन पूछे हैं और हर किसी ने बहुत सारे मतलब मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्वेश्चन वाज देयर, ठीक है। आदित्य, आपका एक और क्वेश्चन है, जस्ट लेट मी कंप्लीट, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछते हैं। मैं एक बार बस ब्रीफ में विद इन अ मिनट एक बार समराइज करूंगा कि अनुराग सर ने क्या-क्या बोला है। तो वन थिंग, सबसे पहले मैं अपोलोजाइज करूंगा कि आई हैव बीन आस्किंग एवरीबॉडी कि आप लोग अपना कैमरा ओपन करिए। मैंने अनुराग सर को 2 बार बोला कि अपना कैमरा ओपन करिए, बट आई गेस कि मैं खुद विजिबल नहीं हो पा रहा हूँ। एंड द रीजन इज कि जो मेरा वाईफाई है ना, वाईफाई वीक चल रहा है, तो ऐसे में गूगल मीट जो है ना वो ऑप्टिमाइज करता है फीचर्स को। तो दैट में बी अ रीजन कि मेरा शायद वीडियो विजिबल नहीं है आप लोगों को, ठीक है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट थिंग इज कि अनुराग सर ने जो बोला है ना, उसमें एक समरी देता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला था कि व्हेनेवर यू आर रिप्लाइंग टू द बोर्ड, तो कीवर्ड्स अपने आंसर में लेकर के आओ and immediately come to the keywords. This is the first point he said. Second point he said कि ना, अगर आपका मीटिंग इन जनरल जो इंटरव्यू होने वाला है वो 20 से 25 मिनट का होगा, बट इफ इट इज लेस देन 20 से 25 मिनट का, 15 मिनट का भी हो रहा है, 16-17 मिनट का हो रहा है, तो इट डजंट मीन कि आपका इंटरव्यू खराब हुआ है। उनको उतना टाइम चाहिए, उनको लगता है कि कम टाइम में आपका पर्सनैलिटी को अगर वो जज कर पा रहे हैं, तो दैट 15 से 16 मिनट इज ऑल्सो गुड। सेकेंड थिंग कि एसआरटी में उन्होंने ये बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। देन ड्रेस कोड को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, पूरी स्लाइड थी हमारी एक ड्रेस कोड को लेकर के। एंड अपीयरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपीयरेंस जो होता है ना, फॉर्मल सेटअप, फॉर्मल ड्रेसिंग, फॉर्मल लैंग्वेज, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंप्लीट एक स्लाइड उन्होंने इसको डिवोट किया है। देन ही सेड कि पैनल जो है ना वो बहुत कॉर्डियल होता है, आप नर्वस होंगे, लेस कॉन्फिडेंस होगा, सारी चीजें होगी। इवन आफ्टर दैट दे विल बी ट्राइंग टू रेज यू अप, आपका मोटिवेशन अप करेंगे। जैसे उन्होंने बताया था कि किसी का पानी गिर गया था, एंड इवन आफ्टर दैट उसके मार्क्स अच्छे आए थे उन पर्सन के। तो कीप इन माइंड कि द पैनल इज वेरी कॉर्डियल एंड दे आर योर फ्रेंड। वो आपके एनिमी नहीं है, वो वहाँ पे आपका सिलेक्शन लेने के लिए बैठे हुए हैं, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। कल को अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं, चाहे आपका मार्क्स कम आ रहा है, तो रीजन आपके अंदर है, पैनल अच्छा है। देन एक चीज की जेन्युइन मोटिवेशन होना चाहिए फॉर ज्वाइनिंग द फोर्स। फोर्स आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो, उसके पीछे एक जेन्युइन मोटिवेशन होना चाहिए आपको। सो उसका आप एक कंटेंट प्रिपेयर करिए। देन उन्होंने बताया अनुराग सर ने कि सिविल सर्विसेज एंड वर्सेस सीएपीएफ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सीएपीएफ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पैरेलली सिविल सर्विसेज भी करोगे क्या, और अगर सिविल सर्विसेज में हो जाएगा तो सीएपीएफ छोड़ दोगे क्या। तो इसका जो भी आपका आंसर है, आप एक आंसर लेकर के चलिए। मेरा ये कहना रहेगा कि एक्सट्रीम मत जाओ अगेन। देन वन थिंग इसकी अवेयरनेस अबाउट द एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो तो उस एग्जाम के बारे में 360 डिग्री नॉलेज आपके पास होना चाहिए। देन उन्होंने बताया है कि जो रोल है, रोल ऑफ सीएपीएफ ऑफिसर्स हैं, तो उसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, उस फोर्स का मैंडेट क्या है, डीजी कौन है, करंट डायरेक्टर जनरल कौन है उसके, उस फोर्स के बारे में कुछ पेक्यूलियर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एज ऑल्सो उन्होंने बताया कि हर एक फोर्स के पीछे अपना एक स्टोरी रहता है, ठीक है। जैसे उन्होंने सीआईएसएफ का एग्जाम्पल दिया, तो उस फोर्स का जो बैकग्राउंड स्टोरी है ना, वो आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद उन्होंने हॉबीज के बारे में बताया है कि टू मच हॉबीज के बारे का फायदा नहीं है, बट अगर किसी ने लिख दिया है तो उसको ढंग से प्रिपेयर करो। और उन्होंने ये भी बताया अनुराग सर ने कि अगर आपके साथ वो सारी बातें अगर सच है, टू मच हॉबीज, टू मच लीडरशिप रोल्स, टू मच एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स एक्सेट्रा, तो अगर आपने वो सच में लिखा है तो कुछ ना कुछ आपके अंदर उस चीज का होगा एंड यू विल बी एबल टू कवर दैट क्वेश्चंस। तो दिस इज व्हाट ही सेड। उसके बाद वन थिंग कि उन्होंने एक चीज बोला है कि जरूरी नहीं है कि डेव से क्वेश्चन हो। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो मेरा इंटरव्यू था
उसमें डैब से लेकर के उन्होंने एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था, कंप्लीट इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन दिस करंट अफेयर्स ओनली। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक चीज बोला है कि लास्ट 2 to 3 डेज का जो न्यूज़पेपर होगा वो जरूर पढ़ने के लिए, रीजन बीइंग कि जो लास्ट 2 to 3 डेज का जो इन्फॉर्मेशन होगा उसके बेस पर भी दे विल बी प्रिपेयरिंग द क्वेश्चंस। देन ही सेड, अनुराग सर ने बोला है कि अवॉइड लॉन्ग आंसर्स, अगर लॉन्ग आंसर्स दोगे ना तो पर मेंबर पैनल में हर मेंबर के पास कम ही टाइम रहेगा कि ही विल बी एबल टू आस्क मोर क्वेश्चन, और वो आपसे कम क्वेश्चन पूछेंगे तो दे विल बी हैविंग लेस इंफॉर्मेशन अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो दिस इज वन थिंग। इसके अलावा एक चीज मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा कि देखो इंटरव्यू ना इज ऑल अबाउट बात करना। ठीक है, इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आपसे बैठ के सवाल पूछ रहेंगे और हर एक चीज का, कुछ इंजीनियरिंग का इंटरव्यू है कि आप मुझे बताओ कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या था, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, इसका उसका, वो नहीं पूछ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। दिस इज सब्जेक्टिव। एंड इंडिया में कहावत है कि अगर आपको बात करना आता है तो सब कुछ हो सकता है। तो इंटरव्यू में बात हो रहा है, आप बात कीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, सामने वाले को रिस्पेक्ट दीजिए, कंपैशनेट एटीट्यूड, ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड रहेगा, लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे आप। ठीक है, फॉर्मल बिहेवियर रहेगा, कुछ नहीं आता है तो सॉरी बोलिए, आगे बढ़िए। लगता है कि आता है लेकिन मुंह पे जवाब नहीं आ रहा है तो उनसे टाइम मांगिए, टाइम मांगना नहीं है, टाइम रिक्वेस्ट करना है उनसे। ठीक है, तो ये 4-5 चीजों को रखना है। डैफ में जो आपने लिखा है ना, वो आपका अफर्मेशन है यूपीएससी को, तो डैफ आपका 100% से भी ज्यादा प्रैक्टिस्ड होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा अनुराग सर विल बी विद अस, हमारे ग्रुप में वो है ही, और हो सकेगा तो अनुराग सर के साथ हम मोर सेशंस लेंगे। अभी 2 चीजें हैं कि एक सेशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन इन सीएपीएफ इंटरव्यू, तो इसके लिए मेरी और अनुराग सर का एक डिस्कशन चल रहा है, ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो हो सकेगा तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे। बट अभी इस मीटिंग के ड्यूरेशन में अनुराग सर ने एक विलिंगनेस शो करा है। ठीक है, बस एक उन्होंने एक मर्जी शो करी है कि ही माइट टेक अ सेशन ऑन एसआरटी की बात करते समय अनुराग सर ने बोला था कि हो सकेगा तो ही विल टेक अ सेशन। तो अगर ऐसा हो सकेगा तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर अस। तो आई ट्राई कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी का एक सेशन हो जाए उनके साथ, और एसआरटी का एक सेशन हो जाए। ठीक है, मोरओवर दिस पर्टिकुलर जो हमारा मीटिंग का रिकॉर्डिंग हो रहा है इस समय, सो ऑल दीज थिंग्स विल बी अपलोडेड ऑन दी यूट्यूब वीडियो, कल तक ये यूट्यूब पर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को 2 to 3 टाइम्स देखिए, 2 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे, जितना भी आपको लगता है। एंड अनुराग सर विल बी अवेलेबल विद अस इन द कमिंग टाइम आल्सो। ठीक है, अभी किसी का एक क्वेश्चन रहता था, आदित्य वाज आस्किंग अ क्वेश्चन। हाँ, एक सेकंड, उसके पहले एक सेकंड आप क्वेश्चन पूछिएगा। पर सर वो आपने इंटरव्यू रिलेटेड बोला था, तो आई वांट टू क्लैरिफाई कि मेरा इंटरव्यू एक्चुअली करंट अफेयर बेस्ड नहीं था पूरा। शायद मतलब मैं दूसरे फ्रेंड्स का बता रहा था। मैं अपने बारे में बता रहा था, अपने बारे में। अच्छा, आपका, ओके ओके। मेरा जो इंटरव्यू था ना, ओके। मेरा जो इंटरव्यू था ना वो कंप्लीटली, क्योंकि मैंने नियरली 14 इंटरव्यू दिए थे। मैंने अनअकैडमी, स्टडी आईक्यू, बाजीराव रेड्डी, विजन, हर जगह इंटरव्यू दिया था, और हर इंटरव्यू में नियरली 70 to 80% क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द डैफ ओनली, एंड 20 से 30% क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द करंट अफेयर। मेरा करंट अफेयर भी स्ट्रांग था, बट अल्टीमेटली जो यूपीएससी का इंटरव्यू था, तो दैट इंटरव्यू वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन करंट अफेयर। तो ऐसा मेरा बस एक ये था कि उसके अंदर के डैफ में एक पॉइंट था योगा एंड प्राणायाम। तो जब हम एक प्राणायाम का टाइप होता है भस्त्रिका, तो एक लेडी मेंबर थी, लेडी मेंबर ने ये बोला कि भस्त्रिका क्या होता है। तो बस इतना ही डेप्थ से क्वेश्चन था, बाकी एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू इलॉन मस्क, ट्विटर, एटसेट्रा, नथिंग वाज देयर रिलेटेड फ्रॉम द डेप्थ। ओके, इन माय इंटरव्यू मेरे में अराउंड 25% डेप्थ था, 25% एकेडमिक बैकग्राउंड था, कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स मेरा बीए में था। उस पे क्वेश्चंस पूछे थे अराउंड 25-30%। बाकी 40 to 50% इंटरनेशनल रिलेशंस पे चला था। हालांकि मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस भी मेरे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में मेंशन था, तो हालांकि नहीं भी मेंशन होता तब भी पूछा जाता, क्योंकि शिवनंदन सर का बोर्ड था, जैसे वो अराउंड 50% हर किसी में आईआर पूछ ही रहे थे, तो वो करंट अफेयर पर बेस्ड था लगभग। तो वही है कि अलग अलग बोर्ड डिपेंड करेगा कि आप कैसे पूछा जाएगा आपसे। फॉर एग्जाम्पल एक बोर्ड है वो एक चीज बस बताया था कि एक बोर्ड है वो आप कुछ भी प्रिपेयर करके जाओ, वो करंट अफेयर्स ही पूछते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस स्पेशली। और एक साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, वो आपके एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे, क्या आपने क्या जीवन में सीखा है, क्या एथिकल डायलेमास थे, कैसे इन चीज़ों से पार पाया है। उनके क्वेश्चंस लगभग फिक्स है, तो आपको मतलब जितना ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे, यू विल गेट कंफर्टेबल विद एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, यू शुड बी कंफर्टेबल विद एवरीथिंग। लास्ट बस एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आदित्य का था, वो मीटिंग में। यस सर। हाँ आदित्य सर, रिगार्डिंग सर मेरी एसएसबी हिस्ट्री से बहुत लंबी रही है सर, मुझे पास्ट बैगेज काइंड ऑफ लगता है, क्या हाउ टू टैकल दिस? अगर वो मुझसे बोलेंगे कि तुम वहां सेलेक्ट नहीं हुए थे, देन हाउ यू कैन बी गुड मिलिट्री लीडर हियर? देखो ऐसा, फर्स्ट थिंग कि कभी भी किसी को डिमीन नहीं करते हैं, वो ये पूछेंगे कि व्हाट हैव यू लर्न,
या फिर आपको क्या लगता है आप क्यों नहीं सिलेक्ट हुए, आप ये वो पॉजिटिव टोन पे पूछेंगे ना, कि ये पूछेंगे कि नहीं सिलेक्ट हुए तो हम क्यों सिलेक्ट करें। सिविल सर्विस में लोग 6 अटेम्प्ट्स तो अनरिजर्व्ड के लिए एंड आगे भी अटेम्प्ट्स है, तो लोग 5, 7, 8, 10 अटेम्प्ट्स में सिलेक्ट होते हैं। दे नेवर डिमीन एनीवन कि आप इतने टाइम तक क्यों नहीं सिलेक्ट हुए। वो ये पूछ सकते हैं आपने क्या सीखा है, या आपको क्या लगता है कि आप में क्या कमियां थी जिसके कारण पहले सिलेक्ट नहीं हुए। तो इन दोनों चीजों का आंसर आप प्रिपेयर रखना, वो ये नहीं पूछेंगे कि पहले सिलेक्ट नहीं हुए तो अभी क्यों करें। सर मुझे पता था लाइक क्वेश्चन ये, बट सर इसका एक स्टैंडर्ड आंसर कुछ मिले जिसके अकॉर्डिंग में फ्रेम करो, बिकॉज सर मैंने बहुत सोचा है बट इस पे कुछ एग्जैक्ट मिल नहीं पाता है, बिकॉज एग्जैक्ट रीजन होता है नहीं। दो चीजें, पहले तो मैं एसएसबी अपीयर्ड नहीं हूँ, सीडीएस मैंने दिया था क्लियर था, बट मैं एसएसबी अपीयर्ड नहीं हुआ था क्योंकि सिविल सर्विसेज एंड सीएपीएफ मेरा इस साइड पर जाता था यूपीएससी की तरफ। तो मैं एसएसबी अपीयर्ड नहीं हूँ, तो मैं इसका स्पेसिफिक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको नहीं बता पाऊंगा कि क्या चीजें बता सकते हो। आपके अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, मे बी वो कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। आप 3 to 4 पॉइंट्स पे प्रिपेयर कीजिए कि आपने ये चीज़ सीखी है, और आप अपने इंटरव्यू के लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर करते हैं ना, 5 आपके स्ट्रेंथ्स और 5 नेगेटिव पॉइंट्स, तो उस टाइप से कर सकते हो। जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं कि पहले पीरियड्स में मेरे पास ये नेगेटिव चीज़ें थी जिनको मैंने एसएसबी इंटरव्यूज में समझा और इनको कम किया है ना। इंटरव्यू के लिए हर किसी को ये प्रिपेयर करना रहता है ना कि आपके कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस आपको बतानी है। तो ये स्टैंडर्ड चीज़ है, हर कोई प्रिपेयर करेगा ही, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आंसर में। एग्जांपल दिया, आप उसमें थोड़ा और सोचिए, दोस्तों से बात कीजिएगा। यस सर, मैं सोचूंगा। थैंक यू सर। गाइस एक चीज मुझे बोलना है कि आदित्य, आपने जो एसएसबी की जो बात बोली है ना, तो हमारे साथ मतलब हमारे ग्रुप में सोमदत्त सर हैं। तो सोमदत्त सर का अच्छा एक्सपीरियंस है एसएसबी का, एंड उन्होंने भी मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया, लेकिन अल्टीमेटली उनका सिलेक्शन सीएपीएफ में हुआ। तो उन्होंने किस तरीके से इस चीज को टैकल करा, एक बार उसको लेकर के आप चाहे तो सोमदत्त सर के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ही इज अवेलेबल इन द ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि अभी का सेशन वी हैव टू एंड, द रीजन बीइंग कि बहुत लंबा चल गया है एंड काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, और अनुराग सर जो है ना इसके बाद हमारे साथ बार-बार अवेलेबल होंगे, और ग्रुप में वो अवेलेबल हैं ही, ठीक है। एंड अभी मैं क्या करने वाला हूं ना कि आई एम थिंकिंग कि हमारा जो बी वाइज का जो सीएपीएफ का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहां पर मैंने कल परसों एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करा था इस चीज के लिए कि जिनके इंटरव्यू डेट्स आ गए हैं वो लोग अपना फॉर्म भर दें, जिससे कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनका इंटरव्यू ले सके। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग ये कि ना बहुत सारे लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं करा इस मीट में, दे विल बी वाचिंग अस ऑन द यूट्यूब, तो उनके पास ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का लग्जरी अवेलेबल नहीं होगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार गूगल फॉर्म सर्कुलेट करता हूँ, और उस गूगल फॉर्म में ना मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस, हर किसी के सिर्फ 5 क्वेश्चन, उसके ऊपर नहीं, कि व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग और व्हाट आंसर्स यू वांट टू हैव फॉर दिस पर्टिकुलर दिस थिंग, इंटरव्यू को लेकर के सिर्फ 5 क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन होने लगेंगे ना तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू आल्सो आंसर। और एक बार जब 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे तो एक का क्वेश्चन दूसरे के क्वेश्चन को आंसर करेगा, है ना। तो विल बी डूइंग दिस थिंग। उसके बाद अगर हो सकेगा तो इधर विल बी प्रोवाइडिंग द आंसर इन दिस थिंग, टाइप्ड आंसर दे देंगे उसको, एक टाइप करके पीडीएफ बना करके आंसर दे देंगे। अदरवाइज एक आधे घंटे का ना एक जनरलाइज सेशन रख देंगे जिसमें कि बस उन क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आई जस्ट वांट टू से कि दिस मीटिंग वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल, लॉट मेनी क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड, एंड स्पेसिफिकली जो अनुराग सर ने जो प्रेजेंटेशन शो करा हमें, जो पीडीएफ फाइल जो प्रेजेंटेशन शो करा उसमें काफी सारी चीजें थी, ठीक है। सो अगेन दिस मीटिंग वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल, एंड अनुराग सर विल बी विद अस इन द कमिंग सेशंस आल्सो, ठीक है। सो गाइस, अनुराग सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गाइडिंग द स्टूडेंट, and anything you want to say to the students as your final remarks, you can say, otherwise we are going to end this session. Not audible, sir, you are not audible. Hello, am I audible? Yes, yes. फाइनल रिमार्क्स के लिए मैं मेनली यही कहूँगा कि इंटरव्यू अपन टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, जब लास्ट 5 मिनट्स में बाहर बैठते हैं तब भी बहुत टेंशन होती है, बट अंदर जाने के बाद इट विल मोस्टली बी अ कन्वर्सेशन। तो आप लाइक मॉक्स दे रहे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ मॉक दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो ऐसा इंटेंस सिचुएशन नहीं रहेगा। इवन आप कभी कोचिंग में मॉक दोगे तो जैसे इंटेंस वहाँ रहता है, सीरियसनेस रहती है, उतनी सीरियसनेस नहीं होगी इंटरव्यू में। कन्वर्सेशन की तरह होगा, फ्रेंडली कन्वर्सेशन होगा, आपको अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी है, अपनी सारी नॉलेज कम्युनिकेट करनी है ना। उसके अलावा इट्स मोस्टली अ कन्वर्सेशन, तो डोंट टेक मच टेंशन, बट आपको वहाँ डेफ और करंट अफेयर्स जरूर आपको प्रिपेयर रखना है साथ में। ठीक है, विद दिस फाइनल रिमार्क्स वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू अनुराग सर। एंड जो एक पर्टिकुलर स्लाइड था इस मीटिंग का जहाँ पे लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स वर रिटन, वो हम लोग शेयर कर देंगे। गूगल फॉर्म विल आल्सो बी सर्कुलेटेड फॉर आस्किंग योर क्वेरीज, एज आल्सो अनुराग सर मे बी विद अस इन द अपकमिंग सेशन एसआरटी को लेकर के एंड इंटरव्यू को लेकर के। एक बार देखते हैं, अगर हो सकेगा तो, अगर फिजिबल होता है तो विल बी डूइंग दिस थिंग, ठीक है गाइस। एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच अगेन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you, sir.